हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी 70th के लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें बीपीएससी 70वीं का आज दूसरा पेपर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। पहला पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, यूट्यूब पे वो फ्री पड़ा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा पेपर हमने निःशुल्क किया था। तो पहला पेपर का पीडीएफ और दूसरे पेपर का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। क्रैक नाउ बीपीएससी लिखिए, वहां आपको मिल जाएगा। और आज हम शुरू कर रहे हैं इस पेपर का डिस्कशन। तो चलिए, खोल के बैठ जाइए पेपर और जीवन को आसान कर लीजिए प्यारे बच्चे। टेस्ट 2 इतिहास का है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत से। क्योंकि आपको पता है बिहार में हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है, तो हमने अपने स्केड्यूल में हिस्ट्री के दो पेपर रखे थे, जिसमें एक में एंशिएंट और मिडवल के 150 क्वेश्चन और दूसरा पेपर मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, जिसमें 150 मॉडर्न हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस हम रखेंगे। आज हिस्ट्री का पेपर 1 था, जिसमें एंशिएंट और मिडवल हम डिस्कस कर रहे हैं। सेम साइंस में भी और करंट अफेयर में भी हम दो दो पेपर करेंगे, वो आगे आएंगे। अभी हम क्वेश्चन पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं 70th बीपीएससी का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएं, उससे पहले आपको इस प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट सीरीज क्रैक नाउ पर आयोजित की जा रही है, जो बहुत ही इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चे। हम इसमें आपको 21 टेस्ट दे रहे हैं। 21 टेस्ट में आपको मेरे प्यारे बच्चे टोटल मिलते हैं 10 सब्जेक्टिव टेस्ट। 21 टेस्ट में 10 मिलेंगे सब्जेक्टिव, जिसमें मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री का आपको मिलेगा 2, साइंस का 2 और करंट अफेयर का 2, बाकी सबके एक एक। और 11 मिलते हैं फुल लेंथ टेस्ट मेरे प्यारे बच्चे। कितने टेस्ट? फुल लेंथ। और इस तरीके से हर संडे को एक टेस्ट होता है, ताकि आपको इजी हो। एक हफ्ता आप पढ़ाई करिए, फिर टेस्ट दीजिए। संडे को ही वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, हार्ड कॉपी एक्सप्लेनेशन मिल जाता है आपको, ताकि आप एनालाइज कर पाए अपने पेपर को। तो बहुत सारी चीजें इसमें मिलती हैं, जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हमने रखा है। ऑनलाइन आप हमसे जुड़ते हैं तो 2349 में ये है, ऑफलाइन में मेरे प्यारे बच्चे 2649 में ये है। ऐप पे मिलेगा ऑनलाइन आपको, और ऑफलाइन आप क्लासरूम में आके ये टेस्ट आयोजित कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो चलिए, और फिर इसमें कुछ बच्चों का रहता है कि पहले हम डेमो टेस्ट देख लें, तो हमने डेमो टेस्ट भी फ्री दिया हुआ है। और आप सब लोग डेमो टेस्ट के बारे में तो जानते ही हो, ये मैं डिस्कस भी कर रहा हूं। दूसरा टेस्ट पेपर है, पहला हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं वो सब पता है। हमारा एड्रेस है मुखर्जी नगर में, वर्धमान प्लाजा, आप वहां आ सकते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको स्कैन करेंगे तो ऐप मिल जाएगा। पीडीएफ में ये स्कैन करने का ऑप्शन रहेगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 1 पे मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हिस्ट्री का पेपर है। निम्नलिखित में कौन सी वास्तुकला शक कुषाण काल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू शक कुषाण पीरियड? मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन 1 आपके सामने है। अमरावती मूर्ति कला स्कूल, गांधार मूर्ति कला स्कूल, मथुरा मूर्ति कला स्कूल, ये आपके ऑप्शंस हैं। और कूट दिया हुआ है 1, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3, केवल 2 मेरे प्यारे बच्चे। कौन सी वास्तुकला शक कुषाण काल से संबंधित है, ये आपको बताना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सी, करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए, पहले इसका आंसर मैंने बता दिया है, अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्यों मैंने कहा कि सी जो है इसका आंसर सही होगा प्यारे बच्चे। तो सी करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ पे क्या पूछ रहा है? शक कुषाण काल से संबंधित हैं। पहली मूर्ति कला दी हुई है अमरावती मूर्ति कला। अमरावती मूर्ति कला या अमरावती मूर्ति स्कूल प्यारे बच्चे आंध्र प्रदेश के अमरावती में उत्पन्न मूर्ति कला से संबंधित है, जो सातवाहन या इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। किससे? सातवाहन, है ना, इक्ष्वाकु। अब मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? यहाँ पे आपसे पूछ रहा था उस मूर्ति कला के बारे में जो शक और कुषाण काल से संबंधित हो। तो हमने देखा अमरावती तो सातवाहन और इक्ष्वाकु वंश के समय विकसित हुई मूर्ति का जो है कला है, जिसमें आप नागार्जुनी कोंडा की कला देखेंगे, गोली, घंटासला, वेंगी, ये ऐसे स्थल हैं जो इस कला के तहत शामिल हैं। और यहाँ पर आप मेरे प्यारे बच्चे गुंडल कम्मा नदी के किनारे भी इनके अवशेष देखते हो, अमरावती मूर्ति कला के अवशेष। जबकि जो गांधार स्कूल है मेरे प्यारे बच्चे, ये कुषाण
समय में जो है पल्लवित हुआ, तो ये गांधार मूर्ति कला संबंधित है शक कुषाण से ही, और शक कुषाण के बारे में ही पूछ रहा था, तो गांधार मूर्ति कला बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता। ये मेरे प्यारे बच्चे उत्तर पश्चिम भारत में, यानी नॉर्थ वेस्ट जो है नॉर्थ साउथ भारत के बीच में कुषाण राजवंश के दौरान फली फूली कला है गांधार कला। तो ये इसमें जो भगवान बुद्ध हैं उसके विशेष चीजों को जो है दर्शाया गया। तो बुद्ध से संबंधित विषय आपसे अगर कभी पूछे तो वो गांधार मूर्ति कला के तहत मिलेंगे। इससे बीपीएससी में क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है ना। तो जो गांधार कला है इसमें विदेशी और स्वदेशी तत्वों का मिश्रण भी है। आपसे अगर कभी पूछ ले कि कौन सी कला है जिसमें विदेशी और स्वदेशी दोनों तत्वों का मिश्रण मिलता है, तो मेरे प्यारे बच्चे वो गांधार मूर्ति कला में ही देखने को मिलेगा। तीसरी मूर्ति कला थी यहाँ पे मथुरा मूर्ति कला, जिसमें चित्तीदार बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया, और ये मथुरा स्कूल में काफी पल्लवित हुई। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म को भी दर्शाया गया इस मूर्ति कला में, जो है मेरे प्यारे बच्चे मथुरा मूर्ति कला। ठीक है, तो ये भी कुषाण शासकों द्वारा ही संरक्षित हुई है। तो दो यहाँ पे कुछ कला थी जो कुषाण शासकों से संबंधित थी। मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया। जो नहीं थी वो क्यों नहीं थी, क्योंकि वो सातवाहन से संबंधित थी, वो भी बता दिया। इस तरीके से इसका आंसर हो गया 2 और 3 मेरे प्यारे बच्चे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में कौन सी एक प्राचीन भारतीय सभ्यता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन? कौन सी है जो प्राचीन भारतीय सभ्यता से संबंधित है? मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मंगोलियन सभ्यता? इंग्लिश वाले इधर देख सकते हैं, आप पढ़ते जाइएगा। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या मंगोलियन सिविलाइजेशन? क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? कौन ऐसा है जो प्राचीन भारतीय सभ्यता से इनमें से संबंधित है? कोई एक यहाँ पे आपको बताना था मेरे प्यारे बच्चे। इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता मेरे प्यारे बच्चे भारतीय सभ्यता है जो भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली, और ये जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। 1800 ईसा पूर्व इसका जो है समय माना जाता है, 1800 एडी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, 1800 ईसा पूर्व इसका समय है, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक। और ये सब आप लोग इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चे जानते हो, सिंधु घाटी सभ्यता। तो दूसरे का भी सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आप अपने आंसर मैच करते चलेंगे। जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स नहीं सॉल्व किया है, डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, वो लोग मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे और अपने अपने आंसर कमेंट्स कर सकते हैं, या चाहे तो नोट कर सकते हैं, और जब मैं बताऊंगा तो मैच कर सकते हैं कि आपने आंसर सही किया था या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य पाषाण कालीन हड्डी के उपकरण तथा आभूषण कहां से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी जल्दी बताएंगे। मध्य पाषाण कालीन यानी मेरे प्यारे बच्चे मीजोलिथिक पीरियड की बात कर रहा है। कहां से बोन टूल और ज्वेलरी मिली है? मध्य पाषाण कालीन हड्डी के उपकरण और आभूषण लेखिया से, महदहा से, है लंगनाज से या राखीगढ़ी से? मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? भारत में मध्य पाषाण कालीन हड्डी के उपकरण कहां से मिले हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जल्दी जल्दी सारे लोग आंसर करेंगे। बी इसका सही आंसर होगा, महदहा से। कहां से? महदहा से मिले हैं मेरे प्यारे बच्चे। जो है मध्य पाषाण कालीन स्थल है महदहा। कहां पड़ता है ये? तो ये पड़ता है प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चे। तो यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में महदहा नामक स्थान है जहां से मध्य पाषाण कालीन स्थल से है, जहां से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण मिलते हैं। इसके मेरे प्यारे बच्चे जीआर शर्मा, आपको पता होगा अगर आपने एंशिएंट पढ़ा है। जीआर शर्मा जो यहाँ के उत्खननकर्ताओं में से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, इन्होंने जीआर शर्मा ने 3 स्थानों का उल्लेख यहाँ पर किया है महदहा से संबंधित। इसमें झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र या जिसको कब्रिस्तान कहेंगे, ऐसे क्षेत्र इसमें शामिल थे। ठीक है, कौन कौन? झील, बूचड़खाना और कब्रिस्तान। बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र तथा जो कब्रिस्तान है मेरे प्यारे बच्चे, वहां से हड्डी, सींग निर्मित आभूषण आदि मिले हैं, जिसकी यहाँ पे बात की गई है। तो तीसरे का सही आंसर बी हो जाएगा, महदहा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व में सर्वप्रथम लिपि का विकास किस सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था? पीपल ऑफ विच सिविलाइजेशन फर्स्ट डेवलप स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड? लिपि का विकास पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे 4थे नंबर में।
तो किसने किया था लिपि का विकास? सुमेरियन, रोमन, चीनी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता? क्या होगा इसका सही आंसर? सुमेरियन सिविलाइजेशन। मेरे मेरे प्यारे बच्चे, ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा चौथे का। विश्व की प्रथम लिपि लिपि का जो आविष्कार किया गया वो सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। इस प्रारंभिक लिपि की अगर हम बात करें तो बहुत ही सरल लिपि थी, और मेरे प्यारे बच्चे इसको क्यूनीफॉर्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्यूनीफॉर्म। ठीक है, क्यूनीफॉर्म इस लिपि का नाम, हिंदी इंग्लिश में सेम ही रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, सुमेरियन सिविलाइजेशन ने इस लिपि का विकास किया, जो सबसे पहली लिपि मानी जाती है, जो है किसी भी सभ्यता के लोगों द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऋग्वेद में किस नदी को देवी तमा, माते तमा या नदी तमा कहा गया है? गोदावरी, अस्किनी, सरस्वती या वितस्ता? बहुत शानदार क्वेश्चन और बहुत इजी भी है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सरस्वती नदी जो है, पांचवे का सी, सरस्वती नदी को देवी तमा, माते तमा और नदी तमा की संज्ञा दी गई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी प्राचीन समय में ये मानी गई है ना। अगर आप वेदों की बात करो तो गंगा और मेरे प्यारे बच्चे सिंधु से ज्यादा किसी नदी को महत्व दिया गया तो वो सरस्वती नदी है, और इसीलिए इसको देवी तमा, माते तमा और नदी तमा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो पांचवे का बिल्कुल सी आंसर यहाँ पे हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कथनों पे विचार करिए। और मेरे प्यारे बच्चे, विचार करने में तो हम लोग बहुत आगे हैं। भारतीय व्यक्ति अगर विचार ना करे तो कैसे काम चलेगा? विचार तो हम तुरंत कर देते हैं, और इतना विचार करते हैं कि स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है। यहाँ पे वो वाला विचार नहीं करना है बच्चे। यहाँ पे सिर्फ आपने देखना है कि क्या कथन सही है। पहला कथन है बाणभट्ट को हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था। दूसरा कह रहा है मेगास्थनीज ने कुमारगुप्त प्रथम के दरबार का दौरा किया। तीसरा कह रहा है फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का दौरा किया। चौथा कह रहा है ह्वेन ने वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया। इसमें आपको बताना है कौन सा से कथन जो है सही है। बिहार में आजकल इसी तरीके की लैंग्वेज आती है, और हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो है उसी लेवल के हों। तो क्या कह रहा है, कितने कथन सही हैं, ये ध्यान रखेंगे। ए कह रहा है इसमें से केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, केवल तीन कथन सही है, या सभी चारों कथन सही है। यानी स्टेटमेंट दी हुई है और पूछ रहा है इनमें स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट सही है। यूपीएससी में पूछा जाता है, बिहार में एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, और हमारा अनुमान है कि अब बीपीएससी इस ट्रेंड की तरफ भी जाएगा। तो हम आपको तैयार कर दें, मेंटल लेवल पे ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसलिए जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चे दरबारी कवि बाणभट्ट, तो बाणभट्ट को हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था, ये बात बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, यानी एक कथन सही हो गया पहला। मेगास्थनीज ने कुमारगुप्त प्रथम के दरबार का दौरा किया था। मेरे प्यारे बच्चे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। तो कुमारगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। दूसरा कथन गलत है यहाँ पे। तीसरा कह रहा फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का दौरा किया था। तो फायान 399 ईस्वी में आया, बिहार में बहुत पूछता है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिन्होंने उपाधि भी ली हुई थी, तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ये बात बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट है ह्वेन ने वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया था, ये मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल सही है। 629 ईस्वी में वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन, और उनके समय ह्वेनसांग भारत में आया इनके समय में। तो तीन कथन यहाँ पे सही है, एक गलत है। तो केवल तीन कथन जो है यहाँ पे सही है, सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता क्वेश्चन नंबर 6 का। और ये थोड़ा डिफिकल्ट शायद आपको लगा हो, पर अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से देखा हुआ है तो ये क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अलग तरीके से आपके सामने लेके आते हैं, जो बीपीएससी प्रयास कर रहा है, और हमारा वो प्रयास है कि हम आपको अच्छे लेवल पे तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य और राजधानियों के बारे में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना था प्यारे बच्चे। फॉलो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट द स्टेट एंड कैपिटल। तो एक तरफ दी हुई है आपको स्टेट, दूसरी तरफ कैपिटल दी हुई है। निजाम शाही के सामने दिया है अहमदनगर, कुतुब शाही के नाम दिया हुआ है बीजापुर, इमाम शाही के सामने दिया हुआ है बरार, आदिल शाही के सामने दिया है गोलकुंडा। और कह रहा उपयुक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं, कितने पेयर मेरे प्यारे बच्चे। कह रहा केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, या केवल
4 सही हैं। तो आइए इसके बारे में विचार कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। निजाम शाही जो राजवंश था मेरे लाल लालियो, उसके संस्थापक कौन थे? तो मलिक अहमद, है ना, मलिक अहमद थे। और मलिक अहमद ने मेरे प्यारे बच्चे राजधानी किसको बनाया था? अहमदनगर को। तो ये बात तो समझ में आ गई कि मलिक अहमद, अहमदनगर, ये मिलान तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कुतुब शाही की। तो कुतुब शाही वंश और उसके संस्थापक थे कुतुब शाह। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुब शाह थे मेरे प्यारे बच्चे। और कुतुब शाह जो है राजवंश कब कहां पे था? गोलकुंडा में, है ना। कुतुब शाही राजवंश कहां पे था? गोलकुंडा में। दिया हुआ क्या है? बीजापुर। तो ये तो गलत हो गया, गोलकुंडा मेरे प्यारे बच्चे, है ना। गोलकुंडा से संबंधित ये वंश है, दिया हुआ है बीजापुर। तो निजाम शाही सही है, अहमदनगर। कुतुब शाही जो है ये गोलकुंडा से संबंधित था और इसकी स्थापना की थी सुल्तान कुतुब शाह ने, है ना। ये याद रखेंगे, कुतुब शाह ही इसके संस्थापक भी थे। और ये सब आपको पीडीएफ एक्सप्लेनेशन में मिलेगा, ताकि आपका जो है तैयारी का लेवल सिर्फ क्वेश्चन तक ना रहे, आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम और भी अच्छे लेवल पे तैयार कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट जोड़ा दिया है इमाम शाही बरार मेरे प्यारे बच्चे। इमाम शाही बरार 1490 ईस्वी की अगर तरफ हम चलें, तो बरार को अपनी राजधानी बनाकर जो फतुल्ला इमाद उल मुल्क थे, कौन थे? इमाद उल मुल्क मेरे प्यारे बच्चे, यहां लिख देता हूं, इमाद उल मुल्क, इन्होंने राजधानी बनाई और मेरे प्यारे बच्चे इमाद शाही की स्थापना की। किसने? इमाद उल मुल्क। और ये जो मिलान है ये बिल्कुल ठीक है, बरार से संबंधित ही था, है ना। अब बात आती है भाई, गोलकुंडा तो हम ऊपर देख चुके हैं, कुतुब शाही से संबंधित था। तो आदिल शाही मेरे प्यारे बच्चे किससे संबंधित होगा? बीजापुर से। 1489 से 1686 तक ये केंद्र बना रहा। और ये जो है यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना की। तो यहाँ कितने जोड़े सही हो गए? केवल 2 जोड़े सही हो गए मेरे प्यारे बच्चे। कौन कौन सा? निजाम शाही यहाँ पे बिल्कुल ठीक दिया हुआ था, और कौन सा सही दिया हुआ था? इमाम शाही। बाकी ये कुतुब शाही और आदिल शाही को पलट दिया था क्वेश्चन में, और इस तरीके से इसका आंसर हो जाता। केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही थी, बी जो है आंसर यहाँ पे हो जाता। आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, तो शेयर करते जाइएगा, ताकि हम भी थोड़ा बढ़ पाए और आप लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चे। क्योंकि अल्टीमेटली जो है हमारा भी लक्ष्य है कि आप तक ज्यादा अपनी सेवाएं पहुंचा पाएं, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएं, और वो बिना आप लोगों के सपोर्ट के संभव नहीं है। आप सपोर्ट करेंगे प्यारे बच्चे, तभी हम अपना विकास कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? वैदिक गॉड वॉज कंसिडर्ड देयर प्रीस्ट। कौन होता था मेरे प्यारे बच्चे प्रीस्ट? बताइए, अग्नि, बृहस्पति, घोष या इंद्र? क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे प्यारे बच्चे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने गुरु बृहस्पति करके बहुत सारे जो है जगह सुना होगा इस क्वेश्चन को। बृहस्पति यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता। बृहस्पति प्राचीन हिंदू साहित्य में एक वैदिक युग के रूप में, एक वैदिक समय में एक ऋषि के रूप में थे, और जो देवताओं को सलाह देते थे। और जो है राक्षसों को शुक्राचार्य सलाह देते थे। तो राक्षसों के या दैत्यों के गुरु माने जाते थे शुक्राचार्य, और जो है देवताओं के गुरु माने जाते थे बृहस्पति, है ना। और इनका चरित्र, इनको पूजनीय मानते थे क्योंकि गुरु थे। ये शिक्षक के रूप में रहे क्योंकि इन्होंने मेरे प्यारे बच्चे शिक्षाएं दी हैं। बहुत सारे नाम से इनको बुलाया जाता था, पुरोहित, अंगिरस, है ना, या व्यास। उन्हें कभी कभी भगवान अग्नि के साथ जोड़कर भी देखा गया है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है पुरोहित, तो बृहस्पति बिल्कुल ठीक आंसर है, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। थोड़ा जूम कर देता हूं जीवन आसान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, धार्मिक संकलन कुरल की रचना किस भाषा में की गई? धार्मिक जो है संकलन है कुरल, और कुरल किस जो है भाषा में है, ये आपने बताना है। यहाँ पे ग्रीक, तमिल, तेलुगु या फिर पाली। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। कुरल, बताइए आप इसका आंसर क्या होगा? तो तमिल इसका सही आंसर हो जाएगा। तमिल भाषा में है ये मेरे प्यारे बच्चे। एक तमिल के बहुत शानदार जो है कवि रहे हैं तिरुवल्लुवर। क्या नाम है? तिरुवल्लुवर मेरे प्यारे बच्चे। और तिरुवल्लुवर की ये रचना है, तमिल भाषा में है कुरल, और ये माना जाता है कि तमिल की बाइबल है। क्या है? तमिल की बाइबल के समान इसको माना जाता है।
या फिर अगर इसको एक और नाम दिया जाता है लघु वेद मेरे प्यारे बच्चे, जैसे वेद होते हैं ना, तो लघु वेद के समान इसकी वैल्यू है, बाइबल से इसकी तुलना की गई है। और इसे मेरे प्यारे बच्चे कहीं कहीं मुप्पल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको कुरल की जगह मुप्पल दे दे तो भी इसी का संदर्भ होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको कुरल के बारे में क्या क्या बताया, किसकी रचना है, तिरुवल्लुवर की रचना है, बाइबल या लघु वेद की इसको संज्ञा दी गई है, मुप्पल नाम से भी इसको जाना जाता है, तमिल इसकी भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए, जो पत्नी द्वारा छोड़ी गई है या त्याग दी गई पत्नी है, उसके लिए विवाह विच्छेद की अनुमति का उल्लेख भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, मानव धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र या शुक्र नीति सार मेरे प्यारे बच्चे। पति द्वारा परित्यक्त महिला के बारे में यहां पर क्वेश्चन है, तो किसमें जो है विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई, अर्थशास्त्र में मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा सी। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। लिखा किसके द्वारा गया, कौटिल्य, जिसको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, जिसको आप विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। तो मौर्यकालीन प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। वहीं इसमें यह वर्णन भी है कि पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए अगर विवाह विच्छेद जो है दिया जाए तो ये उचित है, विवाह विच्छेद दिया जा सकता है, उसको अनुमति है। तो आप इस बात से ये बात भी समझ सकते हैं कि मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ ले, है ना। ऐसा भी कहा गया है इसी जो है पुस्तक में मेरे प्यारे बच्चे कि पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या पति को कोई शरीर में दोष हो जाने पर पत्नी भी अपने पति का त्याग कर सकती है। और इसी प्रकार अगर पत्नी व्यभिचारिणी हो जाए, है ना, जो पर पुरुष का गमन करे व्यभिचारिणी कहते हैं, या बंध्या हो जाए यानी बांझ हो जाए जिससे बच्चा ना हो रहा हो, ऐसी दशाओं में पति भी अपनी पत्नी का त्याग कर सकता है। ये अर्थशास्त्र नामक इस ग्रंथ में पुस्तक में लिखा हुआ है, जिसके रचनाकार हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, जो भी आप कहना चाहें। तीनों बातें मैंने बता दी, उनको ध्यान रखेंगे किस किस इस जो है बात का इसमें चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, घड़ियाल के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। दूसरा कह रहा है, शिल्प उत्पादन के लिए तांबा, कांस्य और सोना जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन 3 कह रहा है, मोहनजोदड़ो लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। चौथा कह रहा है, हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है मेरे प्यारे बच्चे। ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, चारों स्टेटमेंट मैंने पढ़ दी हैं, आंसर आपने करना है। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का मेरे प्यारे बच्चे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे कि भाई पहले में कह रहा है घड़ियाल के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। क्या ऐसा था? गलत बात कह रहा है एकदम, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है हिरण, भैंस, बकरी और मेरे प्यारे बच्चे घड़ियाल जैसी जो प्रजाति हैं इनके बारे में जानकारी थी। तो पहली बात तो यहां पे गलत है बिल्कुल। तो यहां क्या पूछ रहा है? कथन सही है पूछ रहा है, जिसमें एक है उसको हटा दीजिए। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। सही कथन पूछ रहा है, पहला ही गलत है तो 2 एलिमिनेट हो गए। दूसरा कह रहा है शिल्प उत्पादन के लिए तांबा, कांस्य और सोना जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता था। बात किसके बारे में हो रही है मेरे प्यारे बच्चे? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो शिल्प उत्पादन के लिए हड़प्पा सभ्यता के समय तांबा, कांस्य और सोना जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता था, यह बात सही है। तो दूसरा कथन मेरे प्यारे बच्चे सही कहा गया है, यहां पे दूसरी बात ठीक है। तीसरा कह रहा है मोहनजोदड़ो लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। ध्यान से सुनिएगा, मोहनजोदड़ो को कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि शिल्प उत्पादन के लिए, जबकि हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो में कृषि कार्य भी होता था, नील की खेती भी जो है वहां दिखाई देती है। आपने मोहनजोदारो पुरानी मूवी ऋतिक रोशन वाली देखी होगी, उसमें देखेंगे जो है कृषि की वहां पे बिक्री बोली लगते रहती है। जबकि चंदूड़ो जो था मेरे बारे में, चंदूड़ो कहते हैं, कहीं कहीं चंदूड़ो कहते हैं। तो वो जो जगह थी वो विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित थी। मोहनजोदड़ो विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित थी, ये बात गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी गलत हो जाता है।
तो पहला और तीसरा गलत हो गया, जिसमें तीसरा उसको भी हटा दीजिए। आंसर आपका क्या निकल के आ जाता मेरे प्यारे बच्चे? 11 का सही आंसर ए हो जाता। लेकिन पढ़ लेते हैं चौथी स्टेटमेंट को भी। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, दैट मीन्स इधर से लिखी जाएगी और इधर की तरफ आएंगे, तो ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सेम खरोष्टी लिपि भी मेरे प्यारे बच्चे दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग जो लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं, यानी पेज के बाएं ओर से शुरू करके दाएं ओर खत्म करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे खरोष्टी लिपि और हड़प्पा लिपि दोनों दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है मेरे लाल लालियो? 12 में कह रहा बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगस कोई का महत्व क्यों है, ये पूछने का प्रयास कर रहा है मास्टर, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ बोगस कोई। अब आपने क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना है फटाक से। ऑप्शन में आपको पढ़ देता हूं कि भाई बोगस कोई का महत्व इसीलिए है जो मास्टर कह रहा है, या इसकी वजह कोई और है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा कह रहा है बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि बोगस कोई शिलालेख में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख है, जो एशियाई सिद्धांत को उनकी मातृभूमि उद्घोषित करते हैं। और उपयुक्त में से सही कथन आपको बताना है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 में से सही कथन बताने हैं। उसने कथनों का जो है आपके सामने बीड़ा उठा दिया है और कह रहा है कि बोगस कोई का महत्व किस लिए है, ये बात बताइए मेरे प्यारे बच्चे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, ये बात सही है। अगर आप बोगस कोई की बात करें, मिडिल जो है मिडिल एशिया में यानी मध्य एशिया में बोगस कोई का अभिलेख, और ये आर्य देवताओं की बात करता है। आर्य देवताओं में मेरे प्यारे बच्चे जैसे इंद्र, वरुण, है ना, अग्नि, इन सभी देवताओं की यहाँ पे आपको बात मिलेगी, नाम का उल्लेख भी मिलेगा। और बोगस कोई कह रहा शिलालेख में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख है, जो एशियाई सिद्धांत को उनकी मातृभूमि उद्घोषित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चे यहां पर सही हैं, 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलिंग के चेदी वंशीय शासक खारवेल का नाम हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। दूसरा कह रहा है खारवेल ने मौर्यों के पतन के बाद कलिंग में शासन किया। उपयुक्त में से सही कथन नहीं है। क्या पूछ रहा है? सही कथन नहीं है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उस चीज को अंडरलाइन कर ले, स्पेशली जब या तो असत्य कथन पूछ रहा है, या सही नहीं है पूछ रहा है, या इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। 13वें का क्वेश्चन बताना है। कलिंग के चेदी वंशीय शासक खारवेल का नाम हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है, ये बात तो ठीक है। जो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बार बार जो है ये पढ़ा होगा, तो ये बात ठीक है। दूसरा है खारवेल ने मौर्यों के पतन के बाद कलिंग में शासन किया, ये बात भी ठीक है। मौर्यों के पतन के बाद मेरे प्यारे बच्चे जो है खारवेल ने शासन किया है, ये बात सही है ना। खारवेल जो है एक जैन धर्म का समर्थक था, ये आप ध्यान रखेंगे। ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उदयगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और खारवेल एक महानतम शासकों में से एक था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पूछ रहा था सही कथन नहीं है, जबकि दोनों ही कथन सही है, तो डी यहाँ पे आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, पेपर अच्छा लग रहा है, तो शेयर जरूर करते रहिए। शेयर और लाइक जो है मास्टर की जो है प्यारे बच्चे इच्छाओं को बढ़ाते हैं, हमारा साहस बढ़ता है और हमारा मन करता है कि और शानदार तरीके से आपको जो है चीजें डिस्कस की जाएं। अगला क्वेश्चन है 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मत्तविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन द्वारा की गई थी। मत्तविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। उपयुक्त में से सही नहीं है पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 में मत्तविलास प्रहसन की बात की गई है और कह रहा है कि सही नहीं बताइए।
मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन द्वारा की गई थी। पहला स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चे ये दे दिया है और पूछ रहा है सही नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, महेंद्र वर्मन के द्वारा इसकी रचना की गई मत विलास प्रहसन की। ये एक संस्कृत नाटक है, संस्कृत भाषा में है, बिल्कुल सही है। ये एक परिहास नाटक है, यानी एक पैरोडी है, ये बात भी सही है। इसमें मेरे प्यारे बच्चे तात्कालिक सामाजिक और धार्मिक जो समाज था, जो जीवन था, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। और इसमें जितने भी धार्मिक आडंबर उस समय किए जाते थे उन पर कटाक्ष किया गया है, जिसको आज की भाषा में सार्काज्म कहते हैं। तो ये एक पैरोडी थी जो बिल्कुल सही है, परिहास नाटक है, धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष करता है, संस्कृत का है, महेंद्र वर्मन द्वारा लिखा गया। तो सही नहीं पूछ रहा था, डी यहां पे हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? हु वॉज द किंग ऑफ सुवर्ण भूमि हु एस्टैब्लिश्ड ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाल थ्रू हिज मैसेंजर टू डोनेट 5 विलेजेस फॉर इट्स? बताइए प्यारे बच्चे, कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने ना केवल मेरे प्यारे बच्चे जो है दान दिया, एक निर्माण करवाया, बल्कि और अपने जो है समय वंशीय राजा से कहा कि भाई 5 गांव में दान में दे दीजिए ताकि इसका अनुरक्षण हो सके और यहां पर चीजें चल सके, है ना? तो क्या सही आंसर होगा इसका? चूड़ावड़ी मर्मन, बालपुत्र देव, संग्राम धनंजय या फिर धर निद्रा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका सही आंसर होगा बालपुत्र देव, बी यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बालपुत्र देव आपको पता होगा अगर आपने बिहार हिस्ट्री पढ़ी है तो मेरे प्यारे बच्चे, बंगाल के पालवंशीय शासक थे देवपाल। क्या नाम था? देवपाल। 810 से 850 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने सुमात्रा से लेके जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए जो है 5 जो है गांव दान में दिए थे। तो आपसे कई बार यह भी पूछेगा कि किसने जो है 5 गांव दान में दिए थे, तो वहां देवपाल आएगा, लेकिन यहां पूछा गया है कि किसके द्वारा ऐसा किया गया, तो बालपुत्र देव मेरे प्यारे बच्चे जो है, जो सुमात्रा और जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक थे, इन्होंने वहां पर मेरे प्यारे बच्चे बनवाया, जो है ये निर्माण करवाया। और बौद्ध विहार का निर्माण करवाने के बाद देवपाल से कहा कि 5 गांव दान में दीजिए। तो देवपाल ने मेरे प्यारे बच्चे 5 गांव दान में दिए, क्योंकि देवपाल खुद एक बौद्ध धर्म का संरक्षक था। किसका? बौद्ध धर्म, है ना? तो बौद्ध धर्म को खुद मानता था, बौद्ध धर्म का संरक्षक था, इसे कोई समस्या नहीं हुई, इसने 5 गांव जो है दान में दे दिए। और मेरे प्यारे बच्चे ये बात यहां पर कैसे आती है, तो जो है यहाँ पे एक सुलेमान नाम का एक व्यक्ति आया था, उसने अपने जो है यात्रा विवरण में इस चीज की चर्चा की है, तो वहां से ये निकल के आता है कॉन्टेक्स्ट। यहां पर बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व के सिद्धांत के अनुसार सुल्तान जो है नियामत खुदाई है। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पाबोस जो ईरानी पद्धति थी मेरे प्यारे बच्चे, इनको लागू किया। क्या होगा यहाँ पे? सही नहीं है पूछ रहा है, कह रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है ना? 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं और पूछ रहा है इनमें कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, है ना, ये कह रहा है। तो ये क्या गलत है? कोई बात नहीं जी, बिल्कुल गलत नहीं है। राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसने अपने आप को जो है राजा का जो है दूत बताया और कहा कि राजा का चुनाव जो है ईश्वर स्वयं करते हैं, है ना? तो खुद को राजा के जो है बलबन ने खुद को देवता के समान बताया, ईश्वर के समान बताया, ताकि लोग इसका सम्मान करें। तो राजत्व का सिद्धांत या जिसको प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप कहते हैं, ये बात ठीक थी, है ना? दूसरा इन्होंने कहा कि राजत्व के सिद्धांत के अनुसार सुल्तान जो है नियामत एक खुदाई है, वही कि दूत है बेसिकली, है ना? और आप जो है सम्मान करिए। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने राज शासन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने ये नीति चलाई थी और कहा कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का दूत है, उसका आप सम्मान करिए, है ना? तो कब बना था ये जो है बलबन राजा? 1266 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चे। और एक शक्तिशाली शासक के तौर पे इसने जो है शासन किया, जबकि इल्तुतमिश का ये दास था, है ना? एक दास राजा बना और इस कदर राजा बना मेरे प्यारे बच्चे, है ना? राजा हैं आप, है ना? मुस्कुराते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे इल्तुतमिश का दास 1266 ईस्वी में ये बना राजा। और बलबन ने
आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा चहलगानी की समाप्ति किसने की, तो वो भी बलबन ने की थी। और चहलगानी जो है मेरे प्यारे बच्चे, इन्हीं के अपने जो है तुर्क होते थे, और वो काफी चीजें नियम कानून निर्धारित करते थे, उसको भी इसने समाप्त कर दिया ताकि उनसे भविष्य में इसको कोई खतरा ना रहे। राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन इसने किया, है ना। और मेरे प्यारे बच्चे, खुद को बताया जिल्ले इलाही, है ना, जिल्ले इलाही की उपाधि स्वयं को दे दी। सिजदा और पबोस जैसी ये व्यवस्थाएं लेके आया, जिसमें सिजदा होता था झुक के सलाम करना, और पबोस का मतलब होता था पैरों को चूमना, कदम चुम्बन होता था। तो इस तरीके की ईरानी पद्धतियों को लागू किया। दीवाने अर्ज बनाया इसने, जो एक सैन्य विभाग था, ताकि अगर कोई विद्रोह इसके खिलाफ हो तो उसको मुकाबला कर सके, ये उसका दमन कर सके। तो बलबन अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहा है, अगर आप सल्तनत काल में देखेंगे, और बिहार में यहां से क्वेश्चन बनते भी रहता है। तो बलबन को ढंग से पढ़िएगा, बाकी क्रैश कोर्स में मैं जीवन आसान करूंगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। अभी मैंने आपको बताया कि दीवाने अर्ज का किसने जो है निर्माण किया, बलबन ने। तो अगला ही क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे पूछता है कि दीवाने अर्ज जो है ये किस चीज से संबंधित था, है ना। तो दीवाने अर्ज बताएंगे शाही पत्राचार से, रक्षा विभाग से, विदेश विभाग से, या फिर वित्त विभाग से मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17, है ना। तो दीवाने अर्ज जो है रक्षा विभाग से संबंधित था। आरिज मुमालिक, है ना, के विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था सल्तनत काल में। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की है, मैं बता चुका हूं। और आरिज मुबालिक क्या है, सैन्य विभाग या रक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि जो शाही पत्राचार की बात यहाँ पे लिखी है मेरे प्यारे बच्चे, ये दीवाने इंसा जो है शाही पत्राचार से संबंधित होता था। वित्त विभाग होता था दीवाने मुस्तकराज, है ना, ये आप आगे पढ़ेंगे। और दीवाने मुस्तकराज की स्थापना किसने की थी, कमेंट करके बताओगे। चलिए कमेंट करिए, फिर मैं बता दूंगा आपको। तो दीवाने मुस्तकराज आप लोगों ने कमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया। मैं ये मिटाऊंगा तब तक आप कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों में जो है धुरंधर बैठे हैं, झंडे गाड़ेंगे जो बीपीएससी में इस बार। जल्दी जल्दी आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए मेरे प्यारे बच्चे। आंसर नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, आंसर तो करना पड़ेगा बाबू। बताइए जल्दी, दीवाने मुस्तकराज क्या, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, चलिए बढ़िया, अलाउद्दीन खिलजी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी बताएंगे, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम, भारतीय नेपोलियन चंद्रगुप्त द्वितीय, ये उपाधियां हैं बेसिकली। महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता था क्या, भारतीय नेपोलियन चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था क्या, विक्रमादित्य समुद्रगुप्त, महेंद्रादित्य कुमारगुप्त। किस किस का मेरे प्यारे बच्चे जो युग्म है वो सुमेलित है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे 18 आपके सामने है, जल्दी जल्दी जो है आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। तो महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये बात सही है क्या। तो चंद्रगुप्त प्रथम बिल्कुल। महाराजा धीराज की अगर उपाधि सबसे पहले किसी ने मेरे प्यारे बच्चे ली है तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ही थे। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। जबकि जो भारतीय नेपोलियन है मेरे प्यारे बच्चे, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। इसने जो है बहुत बैंड बजाई मेरे प्यारे बच्चे, जो है हूणों की, है ना। हूण शासक इसके जब आए सामने, ऐसा खदेड़ा मेरे बाबू बहुत दूर तक। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। और जो इनके दरबारी कवि थे हरिसेन, उनका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आप देखो तो वहां पर स्कंदगुप्त के बारे में काफी डिटेल में चर्चा की गई है। चंद्रगुप्त जो है द्वितीय की बात करोगे अगर, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने विक्रमादित्य के नाम से उनको जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से, तो ये यहाँ विक्रमादित्य होते चंद्रगुप्त द्वितीय, और भारतीय नेपोलियन होते समुद्रगुप्त। तो दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। अब बात आती है महेंद्रादित्य मेरे प्यारे बच्चे, है ना, महेंद्रादित्य। तो कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता था, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला सही है और चौथा सही है, और दोनों पलट दिए गए हैं, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर आपसे कभी किसी अभिलेख के बारे में पूछे तो एक चीज इनके बारे में याद रखिएगा, और वो है मेहरौली का लोह स्तंभ मेरे प्यारे बच्चे। मेहरौली के लोह स्तंभ के शिलालेख में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। और
ऐसा कहा जाता है कि वह चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था, है ना। तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में, चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भ्राबु शिलालेख, रुम्मनदेही स्तंभ, कीन स्तंभ या मस्की का लघु शिलालेख मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19, और आपसे क्या पूछ रहा है 19 में, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट मेरे प्यारे बच्चे किस जो है अभिलेख में बताया है, तो भाब्रू अभिलेख में, है ना। किसमें किसमें बताइए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भाब्रू शिलालेख में। अगर आप बात करोगे तो मौर्य सम्राट अशोक ने खुद को मगध के प्रियदर्शी राजा के रूप में संदर्भित किया है ना। इस शिलालेख की अगर हम बात करें भ्राबू शिलालेख की, तो इसमें उन्होंने बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था का उल्लेख भी किया है। तो भ्राबू शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है बीपीएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्होंने मगध का सम्राट अपने आप को कहा है ना, प्रियदर्शी राजा के रूप में भी संदर्भित किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नव नालंदा महाविहार की प्रसिद्धि का एक मुख्य कारण क्या है। ये तो जो है रिपीट क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन है, सबके जो है कान खड़े हो गए होंगे, यूरेका यूरेका मिल गया, है ना, अपने मनपसंद क्वेश्चन मिल गया। तो बताइए 20 का मेरे प्यारे बच्चे क्या सही आंसर होगा, कि क्यों फेमस है मेरे प्यारे बच्चे जो है नव नालंदा महाविहार। ह्वेनसांग का स्मारक है यहाँ पे, अति प्राचीन हिंदू मंदिर है, पाली अनुसंधान केंद्र है, या प्राकृत अनुसंधान केंद्र है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है पाली अनुसंधान केंद्र के कारण। और ये बहुत आउट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बिहार में। यहाँ पे नव नालंदा महाविहार में बौद्ध अनुसंधान का आधुनिक केंद्र है मेरे प्यारे बच्चे। इसकी स्थापना नालंदा में बिहार सरकार के द्वारा की गई थी। कब की गई, तो 1951 में, 1951 में इसकी स्थापना की गई मेरे प्यारे बच्चे, पाली अनुसंधान केंद्र की। इस केंद्र में अगर हम बात करें तो बौद्ध और पाली दोनों जो है अनुसंधान केंद्र है। यहां पर श्रीलंका, जापान, कोरिया जैसे देशों के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे तिब्बत, भूटान आदि देशों से बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी रिसर्च के लिए आते रहते हैं, जिन्हें पाली और मेरे प्यारे बच्चे बौद्ध जैसी चीजों पर, विषयों पर जो है अनुसंधान करने होते हैं। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाता, सी हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। और 21 क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। और कथन क्या दिए हुए हैं, तो कथन दिया हुआ है कि अंतिम मौर्य शासक दशरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई थी, पहली स्टेटमेंट। दूसरे में कह रहा है अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व के द्वारा की गई। तीसरा कह रहा है कुषाण शासकों द्वारा कण्व वंश का अंत कर दिया गया। चौथा कह रहा है कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को अंतिम मौर्य शासक दशरथ द्वारा मार डाला गया। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही है, राइट स्टेटमेंट पूछ रहा है 4 में से मेरे प्यारे बच्चे। तो अंतिम मौर्य शासक जो है बृहद्रथ, अंतिम मौर्य शासक कौन था मेरे प्यारे बच्चे, बृहद्रथ था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यहां क्या लिखा है दशरथ, ये तो गलत हो गया, बृहद्रथ था, है ना, तो ये तो गलत है, पहला स्टेटमेंट तो यहां गलत हो गया। अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये बात अब सही होती, लेकिन यहां तो गलत दे दिया है। दूसरा है अंतिम शुंग शासक मेरे प्यारे बच्चे देवभूति की हत्या कह रहा उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व के द्वारा कर दी गई। तो देवभूति की हत्या ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व के द्वारा की गई, ये बात बिल्कुल सही है और सही स्टेटमेंट यहां पे पूछ रहा था। तो यहां बी आंसर हो जाता, है ना, सही पूछ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आगे भी देख लेते हैं, कुषाण शासक के बारे में बात कर रहा है ना। तो कि मेरे प्यारे बच्चे कण्व वंश के जो अंतिम शासक सुशर्मा है, उनको अंतिम मौर्य शासक जो है आंध्र जातीय एक सिमुक व्यक्ति था उसने मारा, ना कि मौर्य शासक दशरथ द्वारा। तो इनकी हत्या की गई है सिमुक के द्वारा मेरे प्यारे बच्चे, किसके द्वारा, सिमुक, है ना, आंध्र जातीय शासक था, उसके द्वारा कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की जो है हत्या कर दी गई थी। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चे जो है गलत हो गया था। इस तरीके से आपका आंसर क्या बचा, बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मध्यकाल में, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, और यहां पे पूछ रहा है कि
पहली स्टेटमेंट है मध्यकाल में बटाई लगान निर्धारण का एक तरीका था। दूसरा कह रहा है एतमा उद्दौला का मकबरा औरंगाबाद में नूरजहां द्वारा बनवाया गया। उपयुक्त में से सही कथन को चुने। दो कथन दे रहे हैं और दोनों में से सही कथन चुनवा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। मध्यकाल में बटाई लगान निर्धारण का एक तरीका था और एतमा उद्दौला का मकबरा औरंगाबाद में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। इसमें मेरे प्यारे बच्चे क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। तो मध्यकाल में मेरे प्यारे बच्चे बटाई लगान निर्धारण का एक तरीका था, ये बात सही है। एतमा उद्दौला का मकबरा मेरे प्यारे बच्चे औरंगाबाद में नहीं, आगरा में नूरजहां द्वारा बनवाया गया था। तो ये बात जो है गलत है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? सही कथन चुनवा रहा, तो केवल एक होगा। 22 का सही आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा? 22 का सही आंसर ए होगा कि भाई बटाई का जो लगान निर्धारण का तरीका था, ये बात तो ठीक है, लेकिन एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा, औरंगाबाद में नहीं। तो 22 का ए याद रखेंगे। अगर ये आपने किया था तो सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या कथन है? अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला नामक एक युवती के बीच प्रेम की कहानी है। नाटक के लेखक कृष्णदेव राय थे। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम मेरे प्यारे बच्चे बहुत शानदार जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला नामक एक युवती के बीच प्रेम की कहानी है। और क्या अद्भुत कहानी है मेरे प्यारे बच्चे। प्रेम का वो रूप आप इसमें देखेंगे, आहा, बहुत शानदार कहानी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये जो है कृष्णदेव राय इसके लेखक हैं, ये बात जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये कालिदास के द्वारा लिखी गई, ना कि कृष्णदेव राय के द्वारा। कालिदास जो है इसके रचनाकार हैं। कौन है? कालिदास। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। यहां पे सही आंसर हो जाएगा केवल एक मेरे प्यारे बच्चे। 23 का ए हो जाएगा, 23 का ए, क्योंकि सही कथन पूछ रहा है और सही कथन मेरे प्यारे बच्चे केवल एक है। लेखक कालिदास है या कृष्णदेव राय दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक द्वारा सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त? मेरे प्यारे बच्चे परम भागवत की उपाधि सबसे पहले किसके द्वारा धारण की गई? क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास है मेरे प्यारे बच्चे, और आपने सही बताना है। परम भागवत की उपाधि सबसे पहले किसके द्वारा है? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 24 मेरे प्यारे बच्चे ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। आवाज चली गई थी, माफ कीजिएगा। इस आंसर का क्या होगा? 24। 24 का आंसर है। परम भागवत की उपाधि मेरे प्यारे बच्चे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है सर्वप्रथम ये उपाधि धारण की गई। और आप देखेंगे मेहरौली अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है मेहरौली अभिलेख। उस मेहरौली लेख के अनुसार विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की और परम भागवत की उपाधि जो है धारण की है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसमें उल्लेख मिलता है। तो 24 का ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। और आपके सामने है आर्यभट्ट, वराह मिहिर, दंडी, दस कुमार चरित, विष्णु शर्मा और व्रत संहिता, भास, स्वप्नवास दत्ता। कौन सुमेलित नहीं है मेरे प्यारे बच्चे? एक तरफ व्यक्ति दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी हुई हैं, और आपको इसमें सही आंसर बताना है। आर्यभट्ट की पुस्तक वारामिहिर, दंडी, दस कुमार चरित्र, विष्णु शर्मा मेरे प्यारे बच्चे, विष्णु शर्मा ये यहाँ पे सही नहीं है, सुमेलित नहीं है ही पूछ रहा है। आर्यभट्ट से वारामिहिर सही है, दंडी से दस कुमार चरित्र सही है, भास की है स्वप्नवास दत्ता ये भी सही है मेरे प्यारे बच्चे। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है जो है, क्या नाम है बताएंगे सारे लोग इसका?
पंचतंत्र, क्या नाम है, पंचतंत्र। और यहां पे मेरे प्यारे बच्चे दी हुई है व्रत संहिता, तो यहां सी आंसर जो है 25 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आप में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में 500 युद्धक हाथी दिए। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक प्लिनी हैं। इसमें से आपको सही कथन चुनना है मेरे प्यारे बच्चे। सही कथन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 26। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में 500 युद्धक हाथी दिए, ये बात मेरे प्यारे बच्चे सही है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक प्लिनी हैं, ये बात गलत है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा सही होता। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल एक यहाँ पे आंसर हो जाएगा 26 का ए। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक किसने लिखी, इसके बारे में कोई जो है लेखक ज्ञात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया? धर्मपाल, सम्राट अशोक, देवपाल या गोपाल? मेरे प्यारे बच्चे, विक्रमशिला है ना, बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये धर्मपाल के द्वारा करवाई गई थी मेरे प्यारे बच्चे। ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। 770 से जो है 81 ईस्वी का समय, और जो है बौद्ध शासक मेरे प्यारे बच्चे पाल शासक थे धर्मपाल, इन्होंने बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और आपको पता है बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र बना ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये आपने याद रखना है। धर्मपाल ने इसकी जो है स्थापना करवाई थी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28? क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्यादवाद लोकायत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत है, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 28 मेरे प्यारे बच्चे। स्यादवाद मेरे प्यारे बच्चे जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत है ना, ये बात ध्यान रखनी है। और ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, ये भी बात सही है। एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ना, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। स्यादवाद में जो है मेरे प्यारे बच्चे जैन धर्म का ज्ञान दर्शन मीमांसा है, और ये सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, ये बात भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन चोल काल के दौरान स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की एक समिति थी? नगरम, महासभा, ग्राम सभा या फिर उर? मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? चोल काल में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप बताइए। निम्नलिखित में कौन चोल काल के दौरान स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सभा थी? उर मेरे प्यारे बच्चे, उर। उर यहाँ पे सही हो जाएगा। उर जो है ये सब लोगों की एक आम समिति थी प्यारे बच्चे। कोई भी वयस्क व्यक्ति है इसका सदस्य हो सकता था। इसका मुख्य कार्य क्या था मेरे प्यारे बच्चे? तो लोक कल्याण के लिए तालाबों और उद्यानों के निर्माण के लिए गांव की भूमि का अधिग्रहण करना, है ना। चोल काल की अगर बात करें तो एक लघु गणतंत्र का रूप था। वहीं मेरे प्यारे बच्चे सभा या ग्राम की बात करें तो ये सभा या ग्राम जो है मेरे प्यारे बच्चे ये होते थे जो है अग्रहारों या ब्राह्मण बस्तियों का संगठन। कौन? सभा या ग्राम। इसके सदस्यों को कहते थे पेरुक्कल। क्या कहते थे? पेरुक्कल कहते थे मेरे प्यारे बच्चे। और ये ब्राह्मणों का जो है संगठन होता था, सभा या ग्राम सभा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। उर जो है वो आम लोगों की समिति थी, है ना। सभा को ग्राम सभा भी कहीं कहा जाता था, इसको मैंने बताया, या महासभा भी कहीं कहीं कहा गया है ना। और इसकी बैठक होती थी एक गांव के एक पेड़ के नीचे, जहां भी मंदिर हो और पेड़ हो वहां ये होता था। वहीं मेरे प्यारे बच्चे जो नगरम है, नगरम कहलाता था जो है जो व्यापारी वर्ग होता था उनकी जो बैठक होती थी वो नगरम कहलाती थी। तो व्यापारियों की सभा को कहा जाता था नगरम, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था? गोंडोफर्नीज, कडफिशस, डेमेट्रियस? उपयुक्त में से कोई नहीं।
किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया मेरे प्यारे बच्चे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ए हो जाएगा, गोंडो फर्नीज मेरे प्यारे बच्चे। ये ध्यान रखेंगे, गोंडो फर्नीज का शासनकाल 20 से 41 ईस्वी में सेंट थॉमस नामक एक ईसाई भारत में आया और ईसाई धर्म का प्रचार किया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे तमिलनाडु में उसको मार डाला गया, उसकी हत्या कर दी। तो इससे स्पष्ट होता है कि ईसाई धर्म भारत में पहली बार पहली सदी में ही आया था, हालांकि जो है हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर करना है विचार। पहला ऑप्शन है गुफा कला का विकास अशोक के पुत्र दशरथ के काल में प्रारंभ हुआ। दूसरा है दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफा निर्माण कराकर आजीवकों को दान में दे दिया। गुफा कला का विकास अशोक के पुत्र दशरथ के काल में प्रारंभ हुआ। दूसरा कह रहा है दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफा निर्माण कराकर आजीवकों को दान में दे दिया। उपयुक्त में से कौन सा से सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरे प्यारे बच्चे, आपने इसका सही आंसर करना है ना। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है? इसमें सही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, सही नहीं है पूछ रहा है। तो गुफा कला का विकास अशोक के पुत्र दशरथ के काल में मेरे प्यारे बच्चे जो है हुआ, ये बात यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे गलत है। गुफा कला का विकास मेरे प्यारे जो है बच्चे, ये अशोक के समय में ही हो चुका था। किसके समय में? गुफा कला का विकास अशोक के समय में ही हो चुका था। और दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफा निर्माण कराकर मेरे प्यारे बच्चे जो है आजीवकों को दान में दे दिया, ये बात सही है। इनमें एक गोपिका गुफा भी थी जो काफी मुख्य थी और इंपॉर्टेंट थी। गुफा कला का विकास हुआ अशोक के काल में भी। यहाँ क्या पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है? तो केवल एक हो जाएगा, 31 का ए यहाँ पे सही है कि भाई सही नहीं है, तो ए सही नहीं है, केवल दो तो सही है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का ए। नेक्स्ट है 32। दिल्ली के शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। दिल्ली के शासकों का अपने कालक्रम व्यवस्थित करना था। पहले दिया है तुर्की शासक, राजपूत वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। दूसरा है राजपूत वंश, तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। तीसरा दिया हुआ खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, राजपूत वंश, तुर्की शासक। चौथा दिया हुआ सैयद वंश, खिलजी वंश, तुर्की शासक, तुगलक वंश या राजपूत वंश। क्या होगा इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे बी। अगर आप राजपूत वंश को देखोगे तो ये 70th सेंचुरी में, 7वीं से 8वीं जो है सदी में, दशक में आप जाएंगे वहां सेंचुरी में मिलेगा। तुर्की शासन मेरे प्यारे बच्चे कब से शुरू होता है? 1260 के आसपास, है ना। तुर्की शासक जो है 1206, आप मान के चलिए 1206 से 90, है ना। तो 1206 से 90 के बीच में है। वहीं खिलजी वंश मेरे प्यारे बच्चे कब शुरू हो रहा है? तो खिलजी वंश जो है शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चे तो राजपूत तुर्की, है ना, राजपूत तुर्की। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे खिलजी आते हैं, है ना। खिलजी जो यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, अच्छा दिया है खिलजी वंश, तो खिलजी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे तुर्की, है ना, तुगलक आएंगे। तुगलक आते हैं 1320 में, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद सैयद आता है मेरे प्यारे बच्चे। सैयद वंश कब आता है? 1414 से 1451। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए 33 देखेंगे लाल लालियो। 33 है, निम्नलिखित साक्ष्यों में भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? भारत में जो है, एक मिनट नीचे करेंगे। हाँ, निम्नलिखित साक्ष्यों में भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां पर है? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, गौतम बलश्री का नासिक अभिलेख, या फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भागवत धर्म का मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर है 33। इसका सही आंसर क्या होगा? भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है विदिशा का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। विदिशा भी दे देता है, बेसनगर भी दे देता है,
आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, है ना। विदिशा या वेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, जिसे तक्षशिला के राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा भागवत धर्म ग्रहण करने का पता चलता है। इसमें किसमें मेरे प्यारे बच्चे? विदिशा गरुड़ स्तंभ में, कि हेलियोडोरस जो तक्षशिला के राजदूत था उसके द्वारा भागवत धर्म का ग्रहण किया उसने, ये पता चलता है। और इस पर एक उत्कीर्ण लेख है जिसमें मेरे प्यारे बच्चे हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस कहा गया है, ये भी याद रखेंगे, है ना। हेलियोडोरस को क्या कहा गया है? हेलियोडोरस को कहा गया भागवत, है ना, और वासुदेव को देव देवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारत में संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 34, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलवाड़ा में, किराडू में, मुडेरा में या झांसी में? तो संगमरमर की अब सर्वोत्तम नक्काशी के लिए मेरे प्यारे बच्चे दिलवाड़ा में जो है जैन मंदिर, ये फेमस है, राजस्थान के स्थित है माउंट आबू। और माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर संगमरमर द्वारा निर्मित, और मेरे प्यारे बच्चे ये संगमरमर के पत्थरों द्वारा अद्भुत नक्काशी है। तो दिलवाड़ा में है, ध्यान रखेंगे, माउंट आबू में, ये आपको याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। वीर शैववाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वीर शैव आंदोलन रामानुजन द्वारा शुरू किया गया। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में तमिलनाडु में शुरू हुआ। वे जाति और महिलाओं के प्रगति के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ थे। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उपयुक्त में से कितना या कितने कथन सही है मेरे प्यारे बच्चे? वीर शैववाद के बारे में आपको बताना है, निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं, है ना। मैं ऊपर लेके आता हूं, ये देख लीजिए। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या सभी कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 35 के मेरे प्यारे बच्चे। तो 35 में देखते हैं भाई, वीर शैववाद आंदोलन रामानुज द्वारा शुरू किया गया था, ये बात सही है? नहीं, बासवन्ना के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है। तो वीर शैव आंदोलन रामानुजन के द्वारा नहीं, बसवन्ना या बासवन्ना के द्वारा और उनके अल्लामा प्रभु या अक्का महादेवी जैसे साथियों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है। तो वीर शैव में बासवन्ना का नाम आता है, और उनके और भी अल्लामा प्रभु नाम के और अक्का महादेवी नाम के जो ये शख्सियत हैं ये सामने आती हैं। पहला गलत है। दूसरा है, ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य तमिलनाडु में शुरू हुआ मेरे प्यारे बच्चे, तो ये भी गलत है। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी में तो हुआ था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक से संबंधित है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। वे जाति और महिलाओं के प्रगति के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ थे। तीसरा कथन, ये कथन सही है मेरे प्यारे बच्चे। वे जाति और महिलाओं के प्रति जो व्यवहार था उस समय ब्राह्मणवादी जो तत्व थे उनके खिलाफ थे, उनकी कटु आलोचना करते थे कि ब्राह्मणवादी विचार जो है ये सही नहीं है, इसका उन्होंने विरोध किया है। और मेरे प्यारे बच्चे चौथा है, वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये बात भी ठीक है। तो यहां पर कितने कथन सही हो गए हैं? ये सही हो गए 2 कथन, बी यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी 2 गलत हैं, रामानुज द्वारा नहीं शुरू किया गया, बासवन्ना जी के द्वारा शुरू किया गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। सप्तपर्णी गुफा कहां स्थित है मेरे प्यारे बच्चे? इजी क्वेश्चन है 36, आप सब जानते हो, बिहार का एक धार्मिक स्थल राजगीर, राजगीर में मेरे प्यारे बच्चे सप्तकर्णी गुफा जो है अवस्थित है। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह भी है बिहार में। और राजगीर जो जगह है इसका गौतम बुद्ध से भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये जुड़ी हुई जगह है। और क्योंकि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद की अगर बात करोगे तो पहली बौद्ध परिषद मेरे प्यारे बच्चे राजगीर में ही आयोजित की गई थी, ये आपको पता है, जिसको राजगृह कहते हैं, आज के समय में राजगीर कहते हैं, है ना। अजात शत्रु इस समय मेरे प्यारे बच्चे जो है इसके पहले जो है शासक थे जब ये राजगृह में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। सुलह कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चे? सुलह कुल, बहुत इजी क्वेश्चन है। सुलह कुल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेख नसरुद्दीन चीरण या फिर अकबर के द्वारा मेरे प्यारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 37 बहुत इजी क्वेश्चन है। अकबर के द्वारा शुरू किया गया सिद्धांत है सुलह कुल की नीति। और अकबर मेरे प्यारे बच्चे धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाने के लिए जो है उसने
सभी धर्मों का सम्मान किया और उसने सुलह कुल यानी शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत जिसको कहा गया उसको इसने अपनाया, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, इस्लामी सिद्धांत की जगह सुलह कुल ये अकबर से संबंधित है कि सभी जो है आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे, सद्भाव के साथ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 38 है, दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या बलबन? दीवाने खैरात मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। दीवाने खैरात, खैरात आज भी कहा जाता है जो है दान बांटने को, है ना, ऐसा कुछ निकल के आता है। तो एक ही व्यक्ति था जिसने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं और उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक मेरे प्यारे बच्चे। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। तो दीवाने खैरात की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। और ये जो जो संस्थान था या ये जो विभाग था, ये मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवा को आर्थिक सहायता प्रदान करता था। ये बात भी ध्यान रखेंगे, दीवाने खैरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, उसके लेखक कौन है? जिज मोहम्मद शाही। जोधापुर के दरबारी जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जय सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चे? बताइए 39 का सही आंसर क्या होगा? तो जयपुर के सवाई जयसिंह इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। 39 का सी सही है। सवाई जयसिंह या जिनको जो है जयसिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है, 18वीं सदी में मेरे प्यारे बच्चे राजस्थान के आमेर में कछवाहा वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा थे ये। और इन्होंने प्यारे बच्चे 1773 में जिज मोहम्मद शाही नामक पुस्तक लिखी जिसमें नक्षत्रों संबंधी ज्ञान है, रचनाएं हैं। और आपको पता होगा इन्होंने जो है जंतर मंतर की भी स्थापना करी थी, तो ये भी याद रखेंगे आप जो है सवाई जयसिंह से। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी या अलाउद्दीन खिलजी मेरे प्यारे बच्चे? हजरत आला की उपाधि और बाद में सुल्तान, तो ये शेरशाह सूरी थे, कोई और नहीं मेरे प्यारे बच्चे। बिहार के शेरशाह ने बंगाल के शासक को पराजित करके बंगाल पे जब अपना अधिकार कर लिया मेरे प्यारे बच्चे, तो हजरत आला की उपाधि धारण की। और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में जब हुमायूं को पराजित किया, तब इन्होंने सुल्तान की जो है उपाधि धारण की है मेरे प्यारे बच्चे, चौसा के युद्ध के बाद। तो शेरशाह सूरी यहां पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिय शब्द का अर्थ क्या है? यवन प्रिया मेरे प्यारे बच्चे, क्या बताना है? यवन प्रिया भारतीय मलमल की एक बढ़िया किस्म थी ये। आइवरी था जिसको हाथी दांत भी कहते हैं। युवतियों को नृत्य प्रदर्शन के लिए यूनानी दरबार में भेजने की प्रथा थी ये। या फिर मेरे प्यारे बच्चे काली मिर्च थी। यवन प्रिया किसको कहा जाता था प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में? क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे जो है 41 का सही आंसर बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? काली मिर्च मेरे प्यारे बच्चे। डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। प्राचीन काल में सभ्यताओं के बीच आपको पता होगा व्यापार होता था, सांस्कृतिक संपर्क थे, है ना। और इसी में यवन शब्द का तात्पर्य जो भूमध्य सागरीय यानी जो आज का मेडिटेरियन जो क्षेत्र है, वो यूनानियों या आयनियन लोगों में से एक था। और मेरे प्यारे बच्चे माना जाता है कि जो काली मिर्च है जिसको पिपर निग्रम आप कहते हो, उसका प्राचीन भारत में बहुत अत्यधिक मूल्य था, जिसे यूनानी या रोमन कहते थे काला सोना। क्या कहते थे? काला सोना की संज्ञा देते थे। और मेरे प्यारे बच्चे जो है इसी को यवन प्रिया भी कहा जाता है। तो यवन प्रिया जो है काली मिर्च का नाम था, जो बहुत सम्मानित उस समय का जो है एक पदार्थ था, उत्पाद था, जिसको जो है ट्रेड किया जाता था। तो ये ध्यान रखेंगे, सिल्क रोड और समुद्री मार्गों से जिस तमाम चीजों का व्यापार किया जाता था, काली मिर्च उनमें सबसे एक महत्वपूर्ण स्थान थी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित महाजनपदों की पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। ये महाजनपद दिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चे, और आपको इन्हें लगा देना है पश्चिम से पूर्व की तरफ, है ना। तो दिया हुआ है कौशल, गांधार, अंग और अवंती। और आपको जो लगता है कि इसका सही क्या हो सकता है, तो
तो वो आपने लगा देना है प्यारे बच्चे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गांधार, अवंती, कौशल और अंग मेरे प्यारे बच्चे। तो इस तरीके से सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधार, अवंती, कौशल और अंग, ये महाजनपद जो है लग गए वेस्ट टू ईस्ट मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में चिश्ती सिलसिला का प्रचार किया? ऑप्शन आपके सामने है। शेख हमुद्दीन, शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर, शेख सिराजुद्दीन उस्मान या शेख मुइनुद्दीन मेरे प्यारे बच्चे। किसने जो है बंगाल में चिश्ती सिलसिला का प्रचार किया है इनमें से? ये आपने आंसर करना है मेरे लाल लालियो, है ना, चिश्ती का। चलिए बताइए चिश्ती का किसने किया? शेख मुइनुद्दीन, शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर ने मेरे प्यारे बच्चे। किसने? शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर। बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर को बंगाल में चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार करने का श्रेय दिया जाता है। भारत में पहला सूफी संप्रदाय अगर हम बात करें तो वो चिश्ती ही था मेरे प्यारे बच्चे, जिसके संस्थापक थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, है ना। और बंगाल में चिश्ती संप्रदाय का शुरुआत किया शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर ने। ये आप ध्यान रखेंगे, है ना, ये बात ध्यान रखनी है। तो किसके साथ जो है मुइनुद्दीन चिश्ती पहली बार भारत आए हैं अगर ये पूछ ले? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे वो, और उन्होंने ही चिश्ती संप्रदाय की सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई मेरे प्यारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 44। खालसा भूमि अधिक पैमाने पर, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर, है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे प्यारे बच्चे राजस्व सुधारों के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम मिल्क जो इनाम और या वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि थी उसको वापस लेके खालसा भूमि में बदल दिया। साथ ही साथ मैंने आपको जब मिडाइवल हिस्ट्री का क्रैश कोर्स करा रहा था, प्लेलिस्ट पड़ी है देख लीजिएगा, वहां मैंने बताया कि इसने जो खुत होते थे, मुकद्दम होते थे, उनके विशेष अधिकारों को वापस ले लिया और मेरे प्यारे बच्चे जो है वित्त व्यवस्था को ढंग से चलाने के लिए दीवाने मुस्तकराज की स्थापना की। तो इस तरीके के काम किए और अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है खालसा भूमि बहुत अधिक पैमाने पे बढ़ गई थी, क्योंकि इसने मेरे प्यारे बच्चे जो है खुद और मुकद्दमों से जमीन वापस लेना शुरू किया, वक्फ को जमीन दे रखी थी, मिल्क पे दे रखी थी, वो सब वापस ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खान, नुसरत खान, खिज्र खान या उपयुक्त में से सभी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे ये 45, और इसका सही आंसर है ए। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था जफर खान, जो मंगोलों के विरुद्ध मेरे प्यारे बच्चे लड़ते हुए मारा गया, और यह माना जाता है कि अपने समय का सबसे सर्वश्रेष्ठ और मेरे प्यारे बच्चे साहसी सेनापति था, है ना, जफर खान। जफर खान के भय से मंगोल मेरे प्यारे बच्चे जिस दिन ये मारा गया है उसी दिन भी 30 कोस दूर जो है पीछे हट गए थे, डर के मारे भाग गए थे। हालांकि बाद में ये लड़ते लड़ते मारा गया, बहुत साहसी था, मंगोलों को जो डरा दे मेरे प्यारे बच्चे उसका नाम था जफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासकों में से किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया? स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कुषाण शासकों में मेरे प्यारे बच्चे, कुजुल कटफिसेस, हुविस्क, विम कटफिसेस या फिर कनिष्क? क्वेश्चन नंबर 46 है और आंसर आपने बताना है मेरे प्यारे बच्चे। तो कुषाण शासकों में अगर आप बात करोगे तो विम कटफिसेस मेरे प्यारे बच्चे ये व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम सोने के या स्वर्ण के सिक्के जारी किए। यद्यपि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले हिंद यवन जो शासक थे उन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं। भारत में सबसे पहले पूछे तो हिंद यवन शासकों ने, लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, कुषाण शासकों में किसने किए? तो विम कटफिसेस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला भारत में पूछेगा तो हिंद यवन शासकों ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी? किसकी बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे? मंगोल नेता की बात कर रहा है।
जिसने खिलाफत को नष्ट किया और खलीफा की हत्या कर दी। हलाकू है इस व्यक्ति का नाम। क्या है? हलाकू मेरे प्यारे बच्चे। 1258 ईस्वी में मंगोल नेता था हलाकू। इसने खिलाफत को नष्ट किया और वहां से जो है खलीफा की हत्या भी कर दी, खिलाफत को नष्ट भी कर दिया। ठीक है, तो यहां रखेंगे ए, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है 48, गुप्त सम्राटों का सही कालानुक्रम क्या है? क्रोनोलॉजी पूछ रहा है गुप्त सम्राटों की। अगर आपको ये पता होगा तो जीवन आसान है, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48, कौन इसमें सबसे पहले आया? कौन? कुमार गुप्त दिया, समुद्रगुप्त दिया, घटोत्कच गुप्त दिया, स्कंद गुप्त दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। तो आप जो है घटोत्कच जो है ये ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ये घटोत्कच गुप्त जो है इसको सिर्फ गुप्त नाम से भी आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, और ये संस्थापकों में से एक था, तो इसको घटोत्कच गुप्त या गुप्त भी कहते थे। तो ये यहाँ पे सबसे पहला है। इसी ने गुप्त जो है मेरे प्यारे बच्चे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त, है ना। और गुप्त का जो उत्तराधिकारी था मेरे प्यारे बच्चे वो घटोत्कच गुप्त था। ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ बोलते हुए। गुप्त वंश की मेरे प्यारे बच्चे स्थापना किसने की है? तो गुप्त वंश की स्थापना की है मेरे लाल लालियो जो है गुप्त ने, है ना। गुप्त वंश को एक गुप्त नाम के व्यक्ति ने ही मेरे प्यारे बच्चे जो है स्थापित किया। फिर उसका उत्तराधिकारी आया, उसका बेटा आया जिसका नाम था घटोत्कच। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे फिर समुद्रगुप्त आया है 350 एडी की अगर आप बात करेंगे। उसके बाद समुद्रगुप्त को टू बी एग्जैक्ट कहोगे तो 335 से 380 होता है ना, ऐसे कर सकते हैं। चलिए एग्जैक्टली लिख लीजिए 335 से 380। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे कुमार गुप्त आता है 415 में, है ना। 415 ईस्वी में कुमार गुप्त आता है, और इसके बाद ये मेरे प्यारे बच्चे 455 तक रहता है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे स्कंद गुप्त आता है, इसका कार्यकाल 455 से ही शुरू होता है, और ये 467 तक जो है शासन करता है। तो इस तरीके से पहले गुप्त, फिर घटोत्कच गुप्त, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त, ये इनका कार्यकाल होगा। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। बस 75 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा एक वीडियो पार्ट 2 बना देंगे ताकि आपको बुरा लंबा ना लगे देखने में। 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 75 करके डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 मेरे प्यारे बच्चे, और इसमें पूछ रहा है मंदिर वास्तुकला की 3 शैलियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है मंदिर वास्तुकला की नागर शैली उत्तर भारत से संबंधित है और कोणार्क मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। दूसरा कह रहा है मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली दक्षिण भारत से संबंधित है और पडक्कल मंदिर केवल द्रविड़ शैली का उदाहरण है। तीसरा कह रहा है मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली नागर और द्रविड़ दोनों का संयोजन है और बादामी मंदिर बेसर शैली का उदाहरण है। यहां बना लेते हैं हमारा प्यारा भारत प्यारे बच्चे। और आप प्यारे भारत पे अगर देखोगे तो जो ये साउथ वाला पोर्शन है यहाँ पे द्रविड़ शैली मेरे प्यारे बच्चे दिखाई देती है, ध्यान रखेंगे हमेशा, है ना, द्रविड़। और जो आपका उत्तर और ये जो है पूरब भारत वाला जो क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आपको नागर शैली दिखाई देगी, है ना, जिसमें आपको ऊंचे ऊंचे जो है गोल गुंबद नुमा दिखाई देगा, जबकि जो है तीर नुमा रेखीय जो है द्रविड़ शैली में आपको गुंबद वो जो दिखा जो उसके ऊपर का हिस्सा होता है वो दिखाई देता है। बड़े बड़े गोपुरम आपको द्रविड़ शैली में दिखाई देंगे मंदिरों के सामने जो प्रवेश द्वार होते हैं, जबकि द्रविड़ नागर शैली में ऐसा नहीं मिलता। इन दोनों का मिला जुला रूप जो है वो बेसर शैली कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे, और इसी के बारे में पूछ रहा है ना। कि उत्तर भारत, तो ये हो गया उत्तर भारत नागर शैली, है ना। दक्षिण भारत कह रहा द्रविड़ शैली, और इन दोनों से मिली हुई बेसर शैली, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां क्या कहा इसने कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली उत्तर भारत से संबंधित है और कोणार्क मंदिर नागर शैली का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो ये बात तो ठीक है कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है, मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चे, है ना। और इस वास्तुकला के जो उदाहरण हैं वो खजुराहो का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सब हैं। तो पहली बात तो सही हो गई, यहाँ पे कथन एक सही हो गया। पूछ क्या रहा है, विचार करने कह रहा है कौन से कथन सही है। तो पहला कथन तो सही है, मैंने आपको बताया नागर शैली आपको दिखाई देगी उत्तर भारत में, और इसके एग्जाम्पल खजुराहो का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये है ना मेरे प्यारे बच्चे।
दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत से संबंधित है, तो ये बात तो ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चे कह रहा है पड़क्कल जो मंदिर है ये केवल द्रविड़ शैली का उदाहरण है, ये गलत है। जो पड़क्कल मंदिर है मेरे प्यारे बच्चे बेसर शैली का उदाहरण है, और बेसर शैली मतलब भाई इसमें नागर और द्रविड़ दोनों का जो है संयोजन दिखाई देगा। तो स्टेटमेंट दो तो गलत हो गई है ना, दो स्टेटमेंट गलत हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चे तीसरा कह रहा है मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली नागर और द्रविड़ दोनों का संयोजन है, ये बात ठीक है। और कह रहा बादामी का जो मंदिर है वो बेसर शैली का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चे, तो बिल्कुल सही है ना। और बेसर शैली के बारे में ध्यान रखिएगा, ये चालुक्य शैली के रूप में भी जानी जाती है बेसर शैली, चालुक्यों ने इसको डेवलप किया। और बादामी मंदिर, ऐहोल मंदिर और पड़क्कल मंदिर ये तीनों ही बेसर शैली के उदाहरण हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ऐहोल ऊपर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे बादामी लिखा ही हुआ है और पड़क्कल मैंने लिख ही दिया। ये तीन मंदिर जो हैं इसके उदाहरण है बेसर शैली के, है ना। अब मैंने आपको बता भी दिया है, उत्तर भारत में मुख्यतः नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और बीच में बेसर शैली आपको दिखेगी। उड़ीसा में जैसे क्षेत्रों में आपको कहीं कहीं इसके उदाहरण मिलेंगे। कौन से कथन सही है मेरे प्यारे बच्चे, तो अब आप पहला और तीसरा सही हो गया है ना, ए यहाँ पे जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगी, दूसरा यहाँ पे गलत दिया हुआ था, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे 50, बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक ने लागू किया, ये ऑप्शन है आपके सामने। इब्राहिम शाह लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। बाजार नियंत्रण पद्धति मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेरे प्यारे बच्चे बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था, है ना, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सल्तनत काल के समय अगर आप जाओगे तो बाजार नियंत्रण या जिसको मूल्य नियंत्रण पद्धति कहते हैं, अलाउद्दीन ने इसको लागू किया मेरे प्यारे बच्चे। और इसने कुल 4 बाजार स्थापित किए थे, जिसमें गल्ला मंडी, सराय ए अदल, घोड़ों के जो है दाग प्रथा घोड़े के लिए, और मेरे प्यारे बच्चे एक मवेशियों का बाजार। तो इस तरीके से इसने 4 बाजार प्रस्तुत किए, जिसमें मेरे प्यारे बच्चे गल्ला ए मंडी जो था वो सबसे फेमस रहा और सबसे सफल रहा, गल्ला ए मंडी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 मेरे प्यारे बच्चे, और इसमें पूछ रहा है दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने होली का त्योहार मनाया मेरे प्यारे बच्चे। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने होली का त्योहार मनाया, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। 51 नंबर का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत कालीन मेरे प्यारे बच्चे एक लेखक है जिसका नाम है इसामी। उस इसामी की मेरे प्यारे बच्चे एक पुस्तक है फुतूह उस सलातीन। क्या नाम है पुस्तक का, फुतूह उस सलातीन, है ना, फुतूह उस सलातीन। इस पुस्तक को आप जब पढ़ोगे या इसका संदर्भ लोगे तो जो है इसमें इसामी अपनी पुस्तक में लिखता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको आप एमबीटी कहते हो, ये हिंदुओं के त्योहार में यानी होलियों में सम्मिलित होता है ना। और मेरे प्यारे बच्चे वो बताता है कि इसके जैन धर्माचार्यों से भी अच्छे संबंध थे, और ये जैन धर्माचार्यों के साथ जो है अपने विवाद या विचार जो है उनसे वाद विवाद करता था और उनसे एडवाइस भी लेता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में फुतूह सलातीन नामक इस पुस्तक में जो है डिटेल मिलेगी। लेखक का नाम कभी आपसे पूछ ले तो इसामी याद रखेंगे इस पुस्तक के लेखक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। दूसरा कह रहा है इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। तीसरा कह रहा है यहां धर्मराज नामक 9 मंजिला पुस्तकालय था जो रत्न सागर, रत्नोधी और रत्न रंजक नामक 3 बड़ी इमारतों में विभाजित था। चौथा कह रहा है यहाँ केवल बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा। और यहां पूछ रहा कौन सा कथन सही है ना, इतनों में से कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछ रहा है। सब पानी देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए आइए एक एक बात करते हैं इसके सारी चीजों पे। ये कह रहा है ये विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के
नालंदा में अवस्थित है, ये बात तो ठीक है बिल्कुल, नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें कोई बात ऐसी गलत है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ये तो सही है। ये कह रहा है इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 52 का बताइए क्या होगा। तो ये बात ठीक है, कुमार गुप्त ने मेरे प्यारे बच्चे इसकी स्थापना की थी, ये बात ठीक है ना। दूसरा कह रहा है यहां धर्मराज नामक 9 मंजिला पुस्तकालय था जो रत्न सागर, तो ये धर्मराज नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे स्टेटमेंट 3 गलत दी हुई है, ये सही नहीं है ना, ये सही नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मेरे प्यारे बच्चे जो है पहला स्टेटमेंट जो है सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये धर्मराज नहीं होगा, ये धर्म गज होता था, ये ध्यान रखेंगे। तो जो ऑप्शन 3 है ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसको आपने ध्यान रखना है। धर्म गज नाम का जो है यहाँ पे एक 9 मंजिला पुस्तकालय था, तो ये आपने ध्यान रखना है, धर्मराज नहीं होगा, ये गलत है यहाँ पे। चौथा कह रहा है यहाँ केवल बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन और अध्यापन किया जाता था, ये बात ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ सही है मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, सही पूछ रहा था, तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को विजित किया। ऑप्शन ए है हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी है बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी है बुक्का द्वितीय। मेरे प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जो है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 53, विजयनगर के शासक की पहचान करनी है आपने और सही आंसर बताना है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 53, कौन है विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को विजिट किया मेरे प्यारे बच्चे? हरिहर द्वितीय, बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हरिहर द्वितीय मेरे प्यारे बच्चे। इसकी सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है कि इसने जो है बहमनी राज्य से बेलगांव को छीना और गोवा को छीना मेरे प्यारे बच्चे। इसका कार्यकाल था 1377 से 1407, 1377 से 1407 ईस्वी, और इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया कि बहमनियों से गोवा को छीन लिया और मेरे प्यारे बच्चे बेलगांव को भी छीन लिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सफीनतुल औलिया का लेखक था? दारा सिको, मुल्ला साहब बदख्शी, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 54 मेरे प्यारे बच्चे, किसने सफीनतुल औलिया की रचना की? तो ये दारा सिको ने की थी। किसने? दारा सिको ने मेरे प्यारे बच्चे। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सफीनतुल औलिया की रचना दारा सिको ने की। इस ग्रंथ में विभिन्न परंपराओं के सूफियों का जीवन वृतांत मिलता है, जितने भी सूफी रहे हैं उनका सबका, है ना। तो ध्यान रखना है, अगर दारा सिको से क्वेश्चन पूछ ले कि ये किस संप्रदाय से संबंधित थे या प्रभावित थे, तो कादरी जो एक सिलसिला था, कादरी सिलसिले से बहुत प्रभावित ये व्यक्ति था दारा सिको, और इसने मेरे प्यारे बच्चे सफीनुत औलिया और हसनातुल आरफीन जो है ग्रंथों की रचना की है। हसनात उल आरफीन, ये भी नाम याद रखेंगे इनकी, ये भी एक पुस्तक है दारा सिको की जो सूफी सिलसिलों से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जसवंत और दसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? रिपीट क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन है, आपको ये तो सबको ही पता होगा, बीपीएससी पूछ चुका है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब मेरे प्यारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या है? अकबर है इसका सही आंसर। अकबर मेरे प्यारे बच्चे आपको पता होगा चित्रकला को इसने विशेष प्रोत्साहन दिया। अब्दुल समद के नेतृत्व में इसने एक चित्रशाला का निर्माण भी कराया था। अबुल समद है ना। तो कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में जो है अब्दुल समद है ना, अब्दुल समद के नेतृत्व में इसने एक चित्रकला का एक पृथक विभाग खोल दिया था। ये आपसे पूछ लेगा किस व्यक्ति ने विभाग खोला, तो वो अकबर था, है ना। और चित्रकला को एक अलग लेवल पे इसने पहुंचाया। माना जाता है कि इसके दरबार में 100 से अधिक अच्छे चित्रकार थे मेरे प्यारे बच्चे, जिनमें 17 को इसने अपने दरबार में प्रमुख स्थान दे रखा था। 100 थे
जो है फेमस, उनमें 17 इसके दरबार में ही रहते थे। और इन चित्रकारों में अब्दुल समद, जिसके तहत इसने एक विभाग बनाया था, मीर सैयद अली, फारूक बैना, जमशेद, जसवंत और दसानन जैसे चित्रकार थे। तो जसवंत दसानन अकबर में थे, ये पता चल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 56, और इसमें हमने देखना है किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत सीखा था। क्वेश्चन नंबर 56 मेरे प्यारे बच्चे, कि किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत सीखा। हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां मेरे प्यारे बच्चे। तो किसको जो है संगीत का शौक था इनमें से? अकबर को, है ना। अकबर संगीत प्रेमी व्यक्ति था और अकबर ने जो है संगीत सीखा, लाला कलावंत के मार्गदर्शन में हिंदू संगीत का अध्ययन किया, और इसी के बारे में पूछा गया है, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? अरासवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर या उपयुक्त में से कौन से सही हैं, ये पूछ रहा है। सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध पूछ रहा है ना, और आपने बताना है कौन से इनमें सही है मेरे प्यारे बच्चे। अरासवल्ली, अरासवल्ली मेरे प्यारे बच्चे आंध्र प्रदेश के अरासवली गांव में 7वीं शताब्दी में बना सूर्य मंदिर है, तो ये सही है। 7वीं सदी से संबंधित सूर्य मंदिर है अरासवल्ली, है ना, ये ध्यान रखेंगे। इस मंदिर का निर्माण कलिंग राजवंश के राजा देवेंद्र वर्मा ने करवाया था। किसने? देवेंद्र वर्मा ने। ये किससे संबंधित था? कलिंग राजा, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे अगर कहीं पूछ ले तो। अमरकंटक मंदिर मेरे प्यारे बच्चे आप सभी को पता होगा, ये तो भगवान शिव से संबंधित है। और ओंकारेश्वर मंदिर मेरे प्यारे बच्चे मध्य प्रदेश में है, ये भी शिवपुरी नामक जो है द्वीप है। तो इस तरीके से बाकी के जो दो मंदिर है मेरे प्यारे बच्चे वो शिव से संबंधित हैं, अमरकंटक वाला भी और ओंकारेश्वर मंदिर भी मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, अमरकंटक में शहडोल नामक स्थान पे और ओंकारेश्वर, ये दोनों शिव मंदिर हैं। तो यहां पूछ रहा है सूर्य मंदिर, तो केवल एक सही हो जाएगा, ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या अलाउद्दीन खिलजी। तो दो अस्पा और सिंह अस्पा मेरे प्यारे बच्चे जहांगीर ने शुरू की ये प्रथाएं हैं, बी यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए जहांगीर ने, सवार पद से संबंधित ये होता था, और सवार में दो अस्पा और सिंह अस्पा नाम की व्यवस्था इस व्यक्ति ने की थी। तो यहां जहांगीर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, 12 मासा की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 59 आपने बताना है, 12 मासा की रचना, है ना। ऑप्शन है अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी और विशाख दत्त। बताइए 12 मासा की रचना इनमें से मेरे प्यारे बच्चे किसने की है? 12 मासा, बहुत शानदार क्वेश्चन है 59, और मुझे पता है आप लोग बहुत धड़ल्ले से इसका आंसर सारे लोग कर रहे हो। मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। पद्मावत भी इस व्यक्ति ने लिखी, और मेरे प्यारे बच्चे इसी पद्मावती के विरह वियोग का वर्णन इन्होंने किया है 12 मासा में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पद्मावती के विरह वियोग का वर्णन है 12 मासा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? बी ए स्मिथ, जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। किसने कहा शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग मेरे प्यारे बच्चे? बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए एल श्रीवास्तव। ए एल श्रीवास्तव ये हिस्टोरियन है, और इन्होंने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में मेरे प्यारे बच्चे, किस पुस्तक में? मुगल कालीन भारत, है ना, इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि जो शाहजहां का समय है वो शाहजहां का शासनकाल मध्ययुगीन इतिहास में एक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कला के क्षेत्र में, इन्होंने कहा कि वास्तुकला के क्षेत्र में भी मेरे प्यारे बच्चे, आर्किटेक्चर में भी जो है ये युग अपने आप में जो है बहुत बड़ा समय रहा, है ना। जबकि दो व्यक्ति हैं, जे एन सरकार जिनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और बी ए स्मिथ, ये कहते हैं ऐसा नहीं है कि ये स्वर्ण युग कहा जाने लायक है, बट ठीक है, एक व्यक्ति ने कहा है ए एल श्रीवास्तव, तो ये याद रखेंगे। बाकी बी ए स्मिथ और जे एन सरकार इससे सहमत नहीं है मत से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्न में से किस एक राजवंश का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग या कण्व? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय किसका शासन था जो है उत्तर भारत में? नंद वंश का मेरे प्यारे बच्चे। और नंद वंश में भी आप जानते होंगे जो है कौन यहाँ पे था? घनानंद मेरे प्यारे बच्चे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत लपेटा बाबू। तो घनानंद के नेतृत्व में नंदवंश यहाँ पे शासन कर रहा था उस समय जब सिकंदर ने आक्रमण किया। ग्रीक अभिलेखों की अगर आप बात करोगे तो घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। ग्रीक अभिलेखों में घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। ये अगर आपसे कहीं पूछ ले तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 और 62 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और आप लोग मेरे प्यारे बच्चे विचार कर देंगे तुरंत। क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि प्राचीन भारतीय लिपि थी और दूसरा कह रहा है इस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 62 है, ध्यान रखेंगे ऑप्शंस। पहले में कह रहा है खरोष्टी लिपि प्राचीन भारतीय लिपि थी, दूसरा कह रहा है इस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता था, है ना, खरोष्टी को बाएं से दाएं। और क्या पूछ रहा है? प्राचीन भारतीय लिपि थी। चलिए, तो और तीसरा स्टेटमेंट है इस लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेखों पर किया गया है। सही कथन नहीं है पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे। क्या पूछ रहा है? सही कथन नहीं है क्वेश्चन नंबर 62 में। तो आप लोग इस पे विचार कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे। कह रहा है कि भाई प्राचीन भारतीय लिपि थी खरोष्टी, तो ये बात तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये कह रहा है इसे बाएं से दाएं लिखा जाता था, तो गलत बात है। इसको मेरे प्यारे बच्चे दाएं से बाएं लिखा जाता था खरोष्टी को, ये मैंने अभी पहले भी बताया, दाएं से बाएं लिखा जाता था, ना कि बाएं से दाएं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चे, इस लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेखों पर किया गया है, ये बात ठीक है। तो पहला और तीसरा जो है यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। कथन सही कौन सा नहीं है? तो केवल दो सही नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा जो है सही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। इस संगीति का आयोजन मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में किया गया। इसी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में विभाजित हुआ। उपयुक्त में से सही कथन है पूछ रहा है। संगीति से क्वेश्चन बिहार में आता ही आता है मेरे प्यारे बच्चे, तो हमारा भी नैतिक धर्म बनता है कि हम इसको याद रखें। कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, गलत है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, तृतीय नहीं हुई थी, क्योंकि पहली हुई मेरे प्यारे बच्चे राजगृह में, है ना, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी हुई मेरे प्यारे बच्चे पाटलिपुत्र में, और मेरे प्यारे बच्चे चौथी हुई कुंडलवन में, है ना। तो यहां कह रहा है कि पहली जो है तीसरी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई, तो गलत हो गया, पाटलिपुत्र में हुई थी। कह रहा है इस संगीति का आयोजन मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी? तृतीय बौद्ध संगीति की, तो ये ठीक है, मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई, ये बात सही है। ये कह रहा है इसी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ, ये बात गलत है, चतुर्थ में हुआ था ऐसा, ना कि मेरे प्यारे बच्चे तृतीय में। और यहां पे पूछ रहा है सही कथन कौन सा है, तो कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 63 का डी सही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ दूसरा कथन सही है 63 का, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अशोक का शासनकाल था, तीसरी जब बौद्ध सभा आयोजित हुई, मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई थी, और चौथे में विभाजित हुआ था, ना कि तीसरे में। तो ये ध्यान रखेंगे इस समय कौन था यहाँ पे? अशोक था मेरे प्यारे बच्चे, है ना, ये बात भी ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और विचार भी क्या करवा रहा है? कह रहा है जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। अगला विचार करवा रहा है कि जैन धर्म में भगवान ना करता है और ना ही भोगता है। तीसरा कह रहा है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, और उपयुक्त में से सही कथन नहीं है। निगेटिव पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर। तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी, ये बात ठीक है। जैन धर्म में भगवान ना करता है और ना ही भोगता है, ना ही भगवान डूअर है और ना ही मेरे प्यारे बच्चे
टेकर है, यानी भगवान ना कुछ करता है ना ही उसको एंजॉय करता है, तो ये बात सही है। जैन धर्म में ना ही भगवान भोक्ता माने जाते हैं और ना ही करता। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है, 24वें तीर्थंकर थे, ये बात ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसमें कोई भी बात हमें तो गलत दिख नहीं रही है। तो पूछ क्या रहा, सही कथन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, हम कह देंगे कि भाई 64वें का डी आंसर होगा, क्योंकि सारी ही बातें यहाँ पे तो सही लिखी हुई हैं, गलत कुछ दिख नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में ये वंश अपने चरमोत्कर्ष पे था। चोल साम्राज्य के समय बड़ी संख्या में शिलालेख और तांबा के प्लेट का निर्माण किया जाता था। चोल शासकों के उत्तर मेरुल शिलालेख के माध्यम से हमें चोल काल के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और पूछ रहा है सही कथन कौन से हैं। चोल वंश का बारे में मेरे प्यारे बच्चे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 65। क्या पूछ रहा है इसमें, सही कथन है। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, बिल्कुल ठीक है। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में ये अपने वर्ष चरमोत्कर्ष पे था, बिल्कुल सही है ना। गंगई कोड की जो है उपाधि धारण की है राजेंद्र प्रथम ने, है ना। तो चोल वंश के समय, ये उत्कर्ष के समय, बिल्कुल सही है राजेंद्र प्रथम। गंगई कोड इसने जो है इधर भी जीत प्राप्त कर ली थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, राजधानी तंजौर थी, ये बात भी भाई सही है, राजधानी क्या थी, तंजौर थी। चोल साम्राज्य के समय बड़ी संख्या में शिलालेख तांबा के प्लेट का निर्माण किया जाता था, बिल्कुल सही है। चोल शासकों के उत्तर मेरु शिलालेख के माध्यम से हमें चोल काल के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, ये बात भी ठीक है। तो सभी सही हो गए। स्थानीय स्वशासन की बात जो अगर चोल के समय में आप पढ़ोगे तो वो उत्तर मेरु शिलालेख से ही मिलती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, सारे कथन सही दिए गए हैं। आप मुझे बताइएगा कि इतने क्वेश्चंस में से आप लोगों के कितने सही हो गए हैं। जब 75 क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा तो आप मुझे बताएंगे कितने लोगों के कितने आंसर जो है सही हुए हैं। 10 बचे हैं लास्ट के, जल्दी जल्दी इनको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, खराज, खम्स, उश्र या मुक्ताई। मेरे प्यारे बच्चे बताइए जल्दी से कि क्या है क्वेश्चन। भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर, तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, खराज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो उपज का 1/3 से लेके 1/2 भाग तक वसूला जाता था। वहीं खम्स की अगर बात करोगे तो ये मेरे प्यारे बच्चे लूट का धन होता था। कैसा, लूट का धन है खम्स, तो है ना, जिसका 1/5 भाग राजकोष में चला जाता था इसमें से, और मेरे प्यारे बच्चे बाकी 1/5 के अतिरिक्त 4/5 भाग जो है वो सैनिकों में बांट दिया जाता था। तो खम्स तो लूट का धन हो गया। उसके अतिरिक्त मेरे प्यारे बच्चे क्या बचा, उसके अतिरिक्त बता उश्र, क्या बचा, उश्र बचा मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो उश्र को आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताइए उश्र क्या होता है। और बात आती है मुक्ताई की, तो मुक्ताई मेरे प्यारे बच्चे ये एक ऐसी संयोजन बना हुआ था या एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें मेरे प्यारे बच्चे लगान निर्धारण किया जाता था। तो मुक्ताई है लगान निर्धारण की प्रणाली। अब आपने मुझे सब लोगों ने कमेंट करके बताना है कि उश्र क्या होता था, है ना, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। जवाबित का संबंध किससे था, राज्य के कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, या कृषि संबंधित कानून से। क्वेश्चन नंबर 67 मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे जवाबित का मतलब क्या था। तो इसका मतलब था राज्य के कानून से, लॉ ऑफ स्टेट मेरे प्यारे बच्चे, लॉ ऑफ स्टेट, है ना, ये होता था राज्य का कानून जवाबित। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हुआ है औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक, और बिहार से विशेष संदर्भ है इस क्वेश्चन का। इस व्यक्ति का पहले 1658 ईस्वी में जो है राज्याभिषेक हुआ, और दूसरी बार 1659 ईस्वी में हुआ है ना, ध्यान रखेंगे। औरंगजेब जो व्यक्ति है ये पहले पातशाह गाजी के नाम से गद्दी पे बैठा, और शाहजहां ने 1634 में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। ये भी याद रखेंगे, पूछ लेता है औरंगजेब को कहाँ का जो है सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो 1634 में पहले ये जो है मेरे प्यारे बच्चे दक्कन का सूबेदार नियुक्त हुआ, फिर इसको
गद्दी पे बिठाया गया, 2 बार गद्दी पे, एक बार इसका पटना में राज्याभिषेक हुआ है और फिर दिल्ली में, ठीक है। तो 68 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 69। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका शिलालेख पाया गया है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर दारा सिकोह मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 69, प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में जो है बताना है किसका पाया गया है, तो जहांगीर से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। 69 समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, इस पे मेरे प्यारे बच्चे जो है 4 अलग अलग अभिलेख यहाँ पाए गए हैं, जिसमें ब्राह्मी लिपि में अशोक का शिलालेख है ना, मैं लिख देता हूं, ब्राह्मी में है अशोक का, ठीक है, पहला हो गया मेरे प्यारे बच्चे। दूसरा आपने ध्यान रखना होगा हरिसेन का, जो संस्कृत भाषा से संबंधित है, हरिसेन, है ना, ये किसमें है? संस्कृत से है। और मेरे प्यारे बच्चे तीसरा आपने याद रखना होगा समुद्रगुप्त का, है ना, ये भी जो है मेरे प्यारे बच्चे समुद्रगुप्त, ये भी संस्कृत में है मेरे प्यारे बच्चे, नहीं ये ब्राह्मी में है, ये ध्यान रखेंगे। जो समुद्रगुप्त का है ये भी ब्राह्मी में है ना, कभी आपसे कहीं पूछ ले और कहो कि मास्टर ने तो यही बता दिया था, तो ये ब्राह्मी में है मेरे प्यारे बच्चे समुद्रगुप्त का शिलालेख। और चौथा मिलता है मेरे प्यारे बच्चे जहांगीर का, जो फारसी भाषा से संबंधित है, किससे? फारसी से, है ना। तो यहां पूछ रहा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका और शिलालेख मिलता है, तो जहांगीर का भी है यहाँ पे, अशोक का भी है यहाँ पे, इस जो है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हरिसेन का भी है और समुद्रगुप्त का भी है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ दिया गया है सिर्फ जहांगीर, तो जहांगीर याद रखेंगे, बाकी सब इसमें दिए नहीं गए थे ऑप्शन में, जिनकी चर्चा वहां है, तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पाठ पर विचार करें और उन्हें काल क्रमुनिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, कह रहा फतवाए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबकाते नासरी, इनको नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने कि कौन सी कब लिखी गई है। इस तरीके का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपने क्वेश्चन का आंसर बताना है ना। तो क्या आंसर बताएंगे? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे किताबुल हिंद लिखी गई है, सबसे पुरानी किताब है किताबुल हिंद, 3 यहां लिख देंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे पृथ्वीराज रासो जो है ये इसके बाद लिखी गई है। और मेरे प्यारे बच्चे तबकाते नासरी मिनाजुस सिराज की है ना, ये यहाँ पे रख देंगे। तो चंद्रबरदाई हो गए, तबका किताबुल हिंद हो गई, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे जो है आपका मिनाजुस सिराज हो गया, और फिर है फतवाहे जहांदारी। 3 2 4 1 यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 70 का सही आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चे डी, है ना, ये ध्यान रखेंगे, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 71। 71 मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को चित्रकला में रुचि नहीं थी, है ना, चित्रकला में रुचि नहीं थी? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब मेरे प्यारे बच्चे। तो औरंगजेब को चित्रकला में बिल्कुल रुचि नहीं थी मेरे प्यारे बच्चे, वो मानता था कि जो चित्रकला है वो इस्लाम के विरुद्ध है ना, इसलिए उसने जितने भी चित्रकार उसके समय में थे सबको राजकीय संरक्षण देना ही बंद कर दिया था मेरे प्यारे बच्चे। और इसलिए माना जाता है कि चित्रकला का पतन अगर किसी व्यक्ति के समय मुगल काल में हुआ है तो वो औरंगजेब के समय हुआ है, क्योंकि इसने जो है इनको नहीं दिया प्रोत्साहन। और वो लोग जब इसी के बाद जो है पटना कलम, मधुबनी आर्ट पेंटिंग जैसी पेंटिंग्स, चित्रकला पटना में, बिहार में पहुंची, क्योंकि उनको केंद्र से संरक्षण मिलना बंद हो गया था। तो ये क्वेश्चन बिहार स्पेशल में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है मेरे प्यारे बच्चे धर्मत का युद्ध, धर्मत, है ना, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के मध्य, बाबर तथा अफगान के मध्य, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य, औरंगजेब तथा अफगान के मध्य मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 72, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 72 का सी आंसर सही हो जाएगा। ये उज्जैन के निकट पड़ता है धर्मत नामक स्थान, वहां पर लड़ा गया युद्ध मेरे प्यारे बच्चे दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच, और इसका समय काल है अप्रैल 58, है ना,
1658, है ना। ये याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। 16 अप्रैल 1658 का वो दिन, जिस दिन मेरे प्यारे बच्चे दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच ये युद्ध लड़ा गया, है ना। और इसमें दारा सिकोह की जो तरफ से आए थे राजा जसवंत सिंह, जो जोधपुर से संबंधित थे, वहीं औरंगजेब की तरफ से आया था मुराद, मेरे प्यारे बच्चे, है ना। इनकी तरफ से मुराद आया था, दारा सिकोह की तरफ से जसवंत सिंह आए थे। ये उस समय राजा थे जोधपुर के, इन्होंने इनको सपोर्ट किया था मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन इस युद्ध में जो है दारा सिकोह की हार हो गई थी, दारा सिकोह इसमें हार गया था, क्योंकि औरंगजेब काफी मजबूत स्थिति में था और इसका साथ दे रहा था मुराद। तो दारा सिकोह इसमें हार गए थे, औरंगजेब इसमें जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्यक दर्शन महावीर की शिक्षाओं और ज्ञान में विश्वास है। सम्यक ज्ञान उस सिद्धांत की स्वीकृति है जिसके द्वारा संसार का निर्माण हुआ है। सम्यक आचरण का तात्पर्य 5 महान व्रतों के पालन से है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 1 और 3। मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। इसमें पूछ रहा है कि जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चे, सम्यक दर्शन महावीर की शिक्षाओं और ज्ञान में विश्वास है, ये बात सही है। सम्यक ज्ञान मेरे प्यारे बच्चे उस सिद्धांत की स्वीकृति है ना। तो ये बात गलत है कि सम्यक ज्ञान उस सिद्धांत की स्वीकृति है। सम्यक ज्ञान मेरे प्यारे बच्चे सिद्धांत की स्वीकृति की बात नहीं करता। सम्यक ज्ञान कहता है कि जैन धर्म में जो है वास्तविकता को समझिए आप, है ना। तो भगवान की अनुपस्थिति, ब्रह्मांड का शाश्वत अस्तित्व और सभी जीवित प्राणियों में आत्माओं की अवधारणा, इन बातों को समझने की बात करता है, ना कि ये कहता है कि सिद्धांत को स्वीकारिए। ये कहता है सिद्धांत को मत स्वीकारिए, आप जो है व्यवहारिकता को समझिए, है ना, व्यवहारिकता को। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। सम्यक दर्शन महावीर की शिक्षाओं और ज्ञान में विश्वास है, ये बात ठीक है। सिद्धांत की स्वीकृति की बात यहां नहीं की जाती है। सम्यक आचरण का तात्पर्य 5 महान व्रतों के पालन से है मेरे प्यारे बच्चे, ये बात यहाँ पे ठीक है। वो महान व्रत कौन से हैं? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे 5 जो हैं इनके महाव्रत हैं। और ये 3 रत्न की भी बात करते हैं, ये भी आप बात याद रखेंगे, है ना, जो यहां दिए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या चरित्र जिसको कहते हैं। तो यहां पूछ रहा है कौन सा से सही है, तो डी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहां पे मेरे प्यारे बच्चे गलत दिया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की तरफ अब बढ़ने का प्रयास है और 2 क्वेश्चन और बचे हैं और आपने बहुत शानदार पेशेंस दिखाया है मेरे प्यारे बच्चे। तो इन 2 क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। आपने शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, ताकि हम लोग भी ग्रो कर पाए और हमारी मेहनत प्यारे बच्चे सफल हो पाए। क्वेश्चन नंबर 74 जल्दी से देखेंगे। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? कबीर, रामानंद, तुलसीदास या फिर रामानुज? मेरे प्यारे बच्चे कौन व्यक्ति है इनमें जिसने सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हिंदी का प्रयोग किया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74। और आपने ध्यान रखना है रामानंद साहब का। किसका? रामानंद। मेरे प्यारे बच्चे रामानंद बैरागी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इनका जन्म हुआ 1236 ईस्वी में। और इन्होंने मेरे प्यारे बच्चे अपने संदेशों का प्रचार करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया और उत्तर भारत में जो है इन्होंने अपने इस धर्म का, अपनी भाषा का, अपने जो है संदेशों का प्रचार किया उत्तर भारत में, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक अगर उत्तर भारत में कोई व्यक्ति है तो वो रामानंद है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन किसका है मेरे प्यारे बच्चे? कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या तुलसीदास का? मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है और इसका आंसर आपने करना है। तो ये कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन भी रामानंद जी ने ही कहा। और इन्होंने कहा मेरे प्यारे बच्चे कि किसी का कोई अलग धर्म, संप्रदाय या जाति नहीं है, कोई इसकी बात भी नहीं करेगा। और इनके शिष्यों में मेरे प्यारे बच्चे सभी संप्रदाय और जाति के लोग आए, इसलिए ये ज्यादा जो है इन फैल पाए, ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए,
हिंदी भाषा में इन्होंने बात की जो लोगों को समझ आती थी, इस तरीके से इन्होंने विस्तार करने में काफी महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि हासिल की अपने संप्रदाय को, मत को, विचारों को, दर्शन को, मेरे प्यारे बच्चे। तो ये थे 75 क्वेश्चन जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अगले 75 क्वेश्चन पार्ट 2 में आ जाएंगे। आपका काम क्या है? शेयर करना मेरे प्यारे बच्चे। शेयरिंग इज द केयरिंग, और आपने केयर करना है, सपोर्ट करना है और क्रैक नाउ परिवार को बड़ा करना है। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो जरूर करिए शेयर और लाइक करिए। जितने क्वेश्चन पूछे उनकी कमेंट करिए और हमें बताइए कैसे लग रहा है हमारे वीडियोस, कैसा लग रहा है हमारा पेपर, कैसा लग रहा है हमारा एक्सप्लेनेशन, कैसा लग रहा है हमारा एफर्ट्स। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।